10 और 20 का एवरेज जो हमने आज तक पढ़ा है या जो हम समझते हैं कि सर 15 होगा, वो 15 क्यों होता है, किस वजह से होता है 15? पहली बात तो ये न्यूमेरिकली भी सबसे छोटी वैल्यू है। दूसरा, अगर ये लॉस में है तो इसके साथ माइनस का साइन लग जाएगा, यानी कि अब एलिगेशन क्या लगेगा, -9। बिल्कुल आइडेंटिकल इक्वेशन आएगी जो अभी एक पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था। मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों अलग चीजें हैं, ये लगभग एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। सिंपल तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और हर वैरायटी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस प्री आरएमएल लेवल में पूछे जाने के चांसेस होते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हैं सारे? बढ़िया एकदम। आज का जो अपना टॉपिक है उसका नाम है एलिगेशन एंड मिक्सचर। ठीक है, हम ये जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कोर मैथमेटिक्स के साथ में, प्री आरएमओ में बहुत बार देखा जाता है कि एक दो क्वेश्चंस इन टॉपिक से, जनरल जो क्वेश्चंस जिन्हें हम बोलते हैं, वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कोर मैथमेटिक्स के साथ ये टॉपिक पढ़ना भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है मैथ के, क्योंकि जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं, जो बेसिकली आपका आईक्यू चेक करते हैं, आपकी जनरल मैथमेटिक्स या मेंटल एबिलिटी चेक करते हैं, वो बहुत जरूरी है जानना। अब ये जो एलिगेशन एंड मिक्सचर है, इसमें हो सकता है कि बहुत बच्चों को ये नाम पहली बार सुनने में आया हो कि एलिगेशन बेसिकली होता क्या है। मिक्सचर तो ठीक है, हमने कल जो रेशो पढ़ा था, रेशो के आगे ही ये चैप्टर है, कॉन्टिन्यूएशन में ही है, तो मिक्सचर्स हमें समझ में आ जाता है बहुत बार कि दूध पानी का मिक्सचर है, अल्कोहल वाटर का है, स्पिरिट वाटर का है। ठीक है, तो मिक्सचर है, कितना पानी डालें, कितना दूध डालें, ये सब तो ठीक है। बट एलिगेशन क्या होता है? एलिगेशन को ऐसे समझ सकते हैं हम लोग कि अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं, जनरल क्वेश्चन पूछूं कि 10 और 20 का एवरेज कितना होगा, 10 और 20 का एवरेज कितना होगा, तो आप में से बहुत बच्चे सीधा सा आंसर देंगे सर 15। आप लोग ठीक हो, ठीक है, 10 और 20 का एवरेज कितना होगा, 15। लेकिन मेरा पॉइंट ये है, अगर आप कहते हो कि सर 10 और 20 का एवरेज 15 होगा, तो आप बेसिकली ये कर रहे हो, यानी कि आप मीन निकाल रहे हो। बट जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि 10 और 20 का एवरेज 10.1 से लेके 19.9 तक कुछ भी हो सकता है। आज हम इस चीज को चैलेंज करेंगे कि 10 और 20 का एवरेज जो हमने आज तक पढ़ा है या जो हम समझते हैं कि सर 15 होगा, वो 15 क्यों होता है, किस वजह से होता है 15, हम यहां पे नीचे डिवाइडेड बाय 2 करते ही क्यों हैं। और अगर मैं कहूं कि 10 और 20 का एवरेज 11 होगा, तो क्या वो एक्सेप्टेबल है? या मैं कहूं कि 10 और 20 का एवरेज 19 भी हो सकता है, तो क्या वो एक्सेप्टेबल है? मैं अगर कहूं 10 और 20 का एवरेज 16.7 हो सकता है, तो क्या वो एक्सेप्टेबल है? तो इस चीज को हम एलिगेशन बोलते हैं। एलिगेशन बेसिकली क्या होता है, एक तरीके से ये जो टॉपिक है ना एलिगेशन, इसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज बेसिकली 10 और 20 का जो एवरेज है वो डिपेंड करता है कि किस तरफ से 10 और 20 का एवरेज डिपेंड करता है, मतलब 10 और 20 के एवरेज की वैल्यू डिपेंड करेगी कि मैंने किस तरफ से ज्यादा क्वांटिटी उठाई है। 10 और 20 का एवरेज 15 तभी हो सकता है जब मैं दोनों तरफ से बराबर क्वांटिटी उठाऊं। लेट्स से कि एक क्लास है जिसका एवरेज स्कोर है 10 और एक और बगल में क्लास है जिसका एवरेज स्कोर है 20। ठीक है, अगर दोनों क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बराबर हुए तो दोनों क्लासेस का कंबाइंड एवरेज कितना आ जाएगा, 15, जिसे आप मीन बोलते हैं 15। वो तभी हो सकता है जब दोनों तरफ बराबर क्वांटिटीज हों। लेकिन अगर एक क्लास का एवरेज स्कोर है 10 और दूसरी क्लास का एवरेज स्कोर है 20 और जिस क्लास का एवरेज स्कोर 10 है उसमें बच्चे हैं ज्यादा कंपैरेटिव टू दैट क्लास, जिस क्लास में एवरेज स्कोर 10 है उसमें बच्चे हैं ज्यादा कंपैरेटिव टू अदर क्लास, तो जो मेरा एवरेज की वैल्यू आएगी वो 15 से कम हो जाएगी, वो 10 की तरफ भागने लगेगी। वो 11 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, 13 भी हो सकती है, 12.5 भी हो सकती है, 14.4 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20 नंबर वाली क्लास में ज्यादा है तो फिर मेरा एवरेज 15 से ज्यादा जा सकता है। वो 15.6 हो सकता है, वो 17.9 हो सकता है, वो 19 हो सकता है, वो 19.8 हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वहां पे 20 नंबर वाली क्लास में कितने बच्चे ज्यादा हैं, कितने बच्चे हैं वहां पे।
तो ये भ्रम आज थोड़े से हमें दूर करने हैं कि भाई एवरेज हमेशा 10 और 20 का क्या 15 होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इट डिपेंड्स कि हम बराबर की क्वांटिटी उठा रहे हैं या कोई क्वांटिटी कम या ज्यादा उठा रहे हैं। एक छोटी सी डेरिवेशन देख के समझते हैं। एलिगेशन होता क्या है बेसिकली, एलिगेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं और इसका यूज क्या है। ठीक है, इसका यूज क्या पड़ता है, ये अपने आप में एक टूल है जो आपका काम आसान करता है ढेर सारे क्वेश्चंस में, टाइम स्पीड डिस्टेंस में, प्रॉफिट लॉस में, मिक्सचर्स में, जनरल वर्ड प्रॉब्लम्स में भी बहुत बार ये काम आ जाता है। अगर आपको ये टूल पता चल गया तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं मतलब कुछ सेकंड्स में, मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं, जिसके लिए आपको पूरा पूरा पेज पढ़ना पड़ता है। प्रॉफिट लॉस कैसे बहुत सारे सवाल आते हैं जिसमें आपको बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तब आपका आंसर निकल के आता है। और प्रॉफिट लॉस बहुत सारे ओलंपियाड्स में पूछा जाता है। लेकिन अगर आपको एलिगेशन पता है तो हो सकता है कि आप प्रॉफिट लॉस के कुछ सवाल 1 या 2 लाइन में सॉल्व करके आंसर निकालते हैं, वही वाले सवाल जिसके लिए आपको पूरा पेज पढ़ना पड़ रहा था। एक बार ट्राई करते हैं एलिगेशन होता क्या है। एक क्लास लेते हैं मतलब फर्स्ट क्लास ले लेते हैं। कोई क्लास है जिसका नाम है फर्स्ट क्लास। इसका टोटल स्कोर अगर S1 है और उसमें बच्चे N1 हैं तो उसका एवरेज A1 होगा, ये हम कह सकते हैं, उसका एवरेज A1 होगा। अब दूसरी क्लास है सेकंड क्लास, उसका टोटल स्कोर S2 है, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स N2 है और उसका एवरेज हो जाएगा A2। मुझे अब इन दोनों क्लासेस का कंबाइंड एवरेज लेना है। जैसे 10 मार्क्स थे ना इस क्लास का एवरेज स्कोर, 20 था दूसरी वाली क्लास का एवरेज स्कोर, तो टोटल आपने कितना बोला था 15, बशर्ते दोनों क्लासेस में बच्चे बराबर होने चाहिए। तो ये जो 2 लिखा हुआ है, अगर इस 2 की जगह मैं ऐसा कुछ लिख दूं तो ये एलिगेशन जैसा दिखेगा आपको, 1+1। अब आप कहोगे सर बात तो एक ही है, आप ये क्या बता रहे हो। ये बात एक ही है लेकिन इसके मतलब अलग अलग हो जाते हैं। ये जो 1+1 लिखा है ये अभी आपको समझ में आएगा ये 1+1 क्यों लिखा है। यानी कि एक हिस्सा, जितना हिस्सा इस क्लास के बच्चों का उठा रहा हूं उतना ही बगल वाली क्लास का उठा रहा हूं। अब देखिए मुझे इन दोनों क्लासेस का कंबाइंड एवरेज लेना है, तो इसका कंबाइंड एवरेज लेट्स से दोनों क्लासेस का सम डिवाइडेड बाय दोनों क्लास के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और एक नया एवरेज आ गया, मान लेते हैं A3। अब यहां पे S1 की वैल्यू क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं A1N1, और S2 की वैल्यू क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं A2N2, और क्या मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं अब A1N1 प्लस A2N2 अपॉन N1 प्लस N2 इक्वल्स टू A3। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? सिंपल है, बहुत सिंपल डेरिवेशन है। अभी तो एक फ्लो चार्ट बताऊंगा, उस फ्लो चार्ट में बस वैल्यू डालनी और आंसर निकालने, बट वो फ्लो चार्ट आता कैसे है वो एक बार समझ लेते हैं। तो भाई ये क्या हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं A1N1 प्लस A2N2 इक्वल्स टू A3N1 प्लस A3N2। अब जब भी आप किसी दो चीजों का एवरेज निकालते हैं, किन्हीं दो वैल्यूज का जब आप एवरेज निकालते हैं तो एक वैल्यू हमेशा छोटी होगी और एक वैल्यू बड़ी होगी। सेम वैल्यू होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो एक वैल्यू छोटी होगी और एक वैल्यू बड़ी होगी, और जो एवरेज वैल्यू होगी वो उन दोनों के बीच में ही लाई करती होगी। जो एवरेज वैल्यू होगी वो उन दोनों के बीच में ही लाई करती होगी। अब जैसे 15 जो आया था वो 10 और 20 के बीच में ही कहीं आता है। 11 अगर एवरेज आता है तो वो 10 और 20 के बीच में ही कहीं आता है। 16.5 अगर एवरेज आता है तो वो भी 10 और 20 के बीच में ही कहीं आता है। तो भाई अगर मैं यहां पे एक चीज ये लेट कर लूं, मैं अगर लेट कर लूं कि A1 वैल्यू जो होगी सबसे छोटी होगी, A3 उससे बड़ा होगा और A2 सबसे बड़ा होगा, तो यानी कि A3 जो मेरा कंबाइंड एवरेज है जिसको मैं एलिगेशन बोलता हूं वो A1 से तो बड़ा होगा, A2 से छोटा होगा। किसी एक वैल्यू को तो मानना पड़ेगा ना छोटी वैल्यू, तो A1 को मान लिया। अब A1 अगर A3 से छोटा है तो ये इधर चला जाएगा, और A3 जो है A2 से बड़ा है तो वो इधर आ जाएगा माइनस होने। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं A2N2 माइनस A3N2 इक्वल्स टू A3N1 माइनस A1N1। क्या ऐसा लिख सकता हूं? अब इस तरफ N2 और उस तरफ N1 कॉमन ले लेते हैं। यहां अगर N2 कॉमन लेता हूं तो A2 माइनस A3, और यहां N1 अगर कॉमन लेता हूं तो A3 माइनस A1। ठीक है, अब इसका रेशो बना ले, इसका रेशो बना ले। अब हम कितना है ये,
N2 A2 माइनस A3 ना, N2 इंटू A2 माइनस A3 इक्वल्स टू N1 इंटू A3 माइनस A1, A3 माइनस A1। तो क्या मैं कह सकता हूं A2 माइनस A3 अपॉन A3 माइनस A1 इक्वल्स टू N1 अपॉन N2? ये आपका फॉर्मूला है एलिगेशन का, ये फॉर्मूला है एलिगेशन का, इसे बोलते हैं एलिगेशन, यानी कि एवरेजेस को या वैल्यूज को आपस में माइनस करवाया किसी एक फॉर्म में, तो क्वांटिटीज का रेशियो आ गया। भाई N1 N2 है क्या? सीधी सी बात है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ कार्स, नंबर ऑफ बाइक्स, नंबर ऑफ टीवीज, अमाउंट, क्वांटिटी आ गई। N1 N2 क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेगा, नंबर से रिप्रेजेंट करेगा कि भाई इतने नंबर यहाँ पे हैं, उतने नंबर वहां पे हैं। इस चीज को आप एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। A1 लेफ्ट साइड, A2 राइट साइड, ठीक है, बीच में आ गया A3। अब A3 और A1 का डिफरेंस N2 दे देगा, वो आपको दे रहा है। A3 और A1 का डिफरेंस N2 दे रहा है, और A2 और A3 का डिफरेंस क्या दे देगा? N1 दे देगा। A2 और A3 का डिफरेंस आपको N1 दे रहा है, तो ऐसे मैंने लिख दिया। और ये जो N1 N2 आता है, ये हमेशा रेशो की फॉर्म में आता है, N1 रेशो N2, N1 रेशो N2, ठीक है। अब यहां पे जो A1 है ये सबसे छोटी वैल्यू है, A2 सबसे बड़ी वैल्यू है, A3 इन दोनों के बीच की वैल्यू है। तो ऑब्वियस सी बात है कि A3 A1 से बड़ा होगा तो ये माइनस हो गया, A2 A3 से बड़ा होगा तो ये ऐसे माइनस हो जाएगा। वही चीज मैंने यहां लिखी है, वही चीज मैंने इस फ्लो चार्ट में लिख दी। अब अगर मेरे को कोई कहता है कि अगर 10 और 20 का एवरेज 15 है, तो 10 को लेफ्ट साइड लिखा, 20 को राइट साइड लिखा, 15 को बीच में रखा। 15 माइनस 10 कितना आया? 5। 20 माइनस 15 कितना आया? 5। 5:5 यानी कि 1:1। इक्वल क्वांटिटी उठा रहा हूं मैं दोनों तरफ से, इक्वल क्वांटिटी उठा रहा हूं। और अभी मैंने पहले क्या करा था? 1 + 1 से डिवाइड करवाया था। क्योंकि इक्वल क्वांटिटी उठा रहा हूं, अगर मैं दोनों तरफ से इक्वल उठा रहा हूं, तो जो एवरेज वैल्यू आएगी वो मिडल की वैल्यू आ जाएगी। 10 और 20 का एवरेज 15। अगर अनइक्वल क्वांटिटी उठाता तो फिर वहां से मेरे को पता चल जाता कि भाई हाँ, दोनों क्लास में कितने बच्चे हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। ये तो डेरिवेशन है प्रॉपर। ये एक और फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला तब लगता है जब 2 से ज्यादा क्वांटिटीज पे एलिगेशन लगाना हो। ये तो अभी 2 क्वांटिटीज पे आप लगा रहे हो, तो तीसरे का एवरेज आ रहा है। मान लो आपको 3 क्वांटिटीज दे दी, 4 क्वांटिटीज दे दी, तो फिर उसका एलिगेशन आप कैसे लगाओगे? ये डायरेक्ट फॉर्मूला फिर आप अप्लाई कर सकते हो। ये जो फ्लो चार्ट है ये सिर्फ और सिर्फ 2 क्वांटिटीज पे लगता है, ठीक है। अगर आपको 2 से ज्यादा क्वांटिटीज चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हो, A1 N1 प्लस A2 N2 प्लस A3 N3 से लेकर AN NN तक डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3 से लेकर NN तक। और ये किसके इक्वल आ जाएगा? N ऑफ, ओहो, ये किसके इक्वल आ जाएगा? A ऑफ N+1 के। ये एक फॉर्मूला और आप याद कर सकते हैं, ठीक है, अगर 2 से ज्यादा क्वांटिटीज पे एलिगेशन लगता है तो। पैसों की बात करें, एलिगेशन हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लगता है। ये अभी मैं क्वेश्चंस के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। ये अभी आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर एक क्लास का एवरेज 10 है और दूसरी क्लास का एवरेज 20 है, और टोटल एवरेज जो आया है लेट से 12 आया है, तो आप देखिए बच्चों की क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। 10, 20, 12, ये डिफरेंस कितना आया? 2 का। ये डिफरेंस कितना आया? 8 का, यानी कि 8:2, यानी कि 4:1, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर 5 में से 4 बच्चे 10 नंबर वाली क्लास में थे और हर 5 में से 1 बच्चा 20 नंबर वाली क्लास में था। तो ज्यादा बच्चे 10 नंबर वाली क्लास में हो गए, इसीलिए जो एवरेज की वैल्यू है वो 15 से घट के 12 हुई। और अगर इसको मान लो कुछ और कर दे, 10, 20, 17.5, तो ये कितना डिफरेंस आ गया? 7.5। ये कितना डिफरेंस आ गया? 2.5, ठीक है। 2.5 रेशो 7.5 कितना हो जाएगा? 1:3। डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं, डेसिमल हटा दिया, 25 3 75। इसका मतलब क्या हुआ कि हर 4 में से 3 बच्चे 20 नंबर वाली क्लास में होंगे और हर 4 में से 1 बच्चा 10 नंबर वाली क्लास में होगा। समझ गए? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो अब यहां पे 20 नंबर वाली क्लास में बच्चे ज्यादा थे, इसलिए एवरेज जो है 20 की तरफ भाग गया।
यहाँ पे 10 नंबर वाली क्लास में बच्चे ज्यादा थे तो एवरेज 10 की तरफ भागा है, 10 की तरफ आ गया ना 12। यहाँ पे बच्चे बराबर थे इसलिए एवरेज वैल्यू मिडल आई। दिस इज हाउ एवरेज वर्क्स, जिसको हम एलिगेशन बोलते हैं, वेटेड एवरेज, एवरेज का एवरेज। ठीक है, ये कुछ उसके फॉर्मूलाज हैं, बेसिक फॉर्मूलाज हैं, ये अभी और अच्छे से समझ में आ जाएंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे। एक बार क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, क्वेश्चंस करके देखते हैं, उससे थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। ये एक बहुत बेसिक सा सवाल है, इसे देखते हैं। बहुत बेसिक सवाल है। इन व्हाट रेशियो राइस एट ₹9.30 पर केजी बी मिक्स्ड विद ₹10.80 सो डेट द मिक्सचर, जो मिक्सचर आए उसका वर्थ हो जाए ₹10 पर केजी। यहां पे ये जो प्राइस है ये कॉस्ट प्राइस है, ये जो प्राइस है ये कॉस्ट प्राइस है, और ये जो प्राइस है ये भी कॉस्ट प्राइस है। एलिगेशन हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लगता है, एलिगेशन हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लगता है। एलिगेशन ऑलवेज वर्क्स ऑन कॉस्ट प्राइस। तो अगर आपको कहीं सेलिंग प्राइस दे रखा है तो पहले उसको कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करिए, फिर एलिगेशन लगाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ₹9.30 और ₹10.80 दो राइस थे, दो टाइप के राइस थे, और उन दोनों को ऐसे मिक्स करना है, ऐसी क्वांटिटी में मिक्स करना है कि जो मिक्सचर आए उसका एवरेज कॉस्ट ₹10 हो जाए। तो ₹9.30 छोटी वैल्यू लेफ्ट साइड, ₹10.80 सबसे बड़ी वैल्यू राइट साइड, और नेट एवरेज कितना आया 10। इसका डिफरेंस लेते तो 0.7 का आता है। ठीक है, इसका डिफरेंस लेते हैं तो 0.8 का आता है। दोनों का रेशो कितना है 0.8 रेशो 0.7, यानी कि 8:7 हो गया सॉल्व। इसका मतलब ये हुआ कि हर 15 में से 8 किलो चावल इस रुपए के लिए थे, और हर 15 में से 7 किलो चावल इस प्राइस के लिए थे। अगर टोटल क्वांटिटी दी होती तो हम वो भी निकाल लेते, बट टोटल क्वांटिटी नहीं दे रखी तो हम सीधा रेशो निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई करें। आहा, इसमें रेशो ऑलरेडी गिवन है, इसमें रेशो ऑलरेडी गिवन है। द कॉस्ट ऑफ टाइप 1 राइस इज 15, टाइप 2 राइस 20 रुपए का। इफ बोथ द टाइप 1 एंड टाइप 2 आर मिक्स्ड इन द रेशो 2:3 देन द प्राइस पर केजी ऑफ द मिक्स्ड वैरायटी ऑफ राइस इज। यानी कि मुझे वो एवरेज वैल्यू निकालनी है, रेशो ऑलरेडी गिवन है। तो सबसे छोटी वैल्यू लेफ्ट साइड पे, सबसे बड़ी वैल्यू राइट साइड पे, बीच की वैल्यू मुझे पता नहीं है, एक्स मान लेते हैं। किस रेशो में 2:3 में, यानी कि 2 इधर आ गया 3 इधर आ गया। ठीक है, 2 इधर आ गया 3 उधर आ गया। अब यहां पे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये आता है, यानी कि x में से 15 अगर माइनस करते हैं तो 3 आता है। इसमें से इसको माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 2 आ रहा है, तो यहां 2 लगा दिया। अब इसको सॉल्व करें तो 2x - 30 इक्वल्स टू 60 - 3x। ठीक है, तो यहाँ पे x कितना हो जाएगा 90, सॉरी हाँ एक सेकेंड, 5x इक्वल्स टू 90। 5x कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 5x अगर 90 हो गया तो x कितना आ जाएगा 18, यानी कि जो एवरेज आया वो 18 रुपीज पर केजी का आया। इस टाइप से सिंपल लग रहा है, ज्यादा मुश्किल तो नहीं चल रहा है। अभी कोशिश करेंगे चीजों को सिंपल रखें, मुश्किल क्वेश्चन भी सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मजा आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। हाउ मच पेप्सी एट 6 रुपीज पर लीटर इज एडेड टू 15 लीटर ऑफ ड्यू, जिसका रेट है 10 रुपए। यानी कि पेप्सी 6 रुपए की और ड्यू 10 रुपए की है। पहले तो पेप्सी का रेट लिख लो, पेप्सी 6 रुपए की है, ड्यू 10 रुपए की है, और जो मिक्सचर आया है वो कितने का आया 9 रुपए का, और ड्यू कितना लीटर है 15 लीटर है। पेप्सी की क्वांटिटी मुझे जाननी है कि कितनी पेप्सी मिलाऊं। 6 रुपए की पेप्सी, 10 रुपए की ड्यू, मिक्सचर 9 रुपए का, 15 लीटर अगर ड्यू डाली है मैंने मिक्सचर में, तो पेप्सी कितना लीटर डालूं कि भाई 9 रुपए की कीमत आ जाए पूरे मिक्सचर की। तो सिंपल है, देखिए पहले तो कॉस्ट जो है उसका एलिगेशन लगा दो, 6 10 9, डिफरेंस कितना आया 3 का, डिफरेंस कितना आया 1 का, यानी कि 1:3, 1:3 आया। ये जो 1:3 है ये पेप्सी और ड्यू है रिस्पेक्टिवली, पेप्सी रेशो ड्यू। अब ड्यू कितना है 15 लीटर है,
तो पेप्सी और ड्यू को क्या मैं कह सकता हूं x एंड 3x, और ड्यू की क्वांटिटी कितनी है 3x है, ये जो n1 n2 है क्वांटिटी तो बताता है नंबर, तो ये कितना हो गया 15, तो x कितना आ गया 5, x अगर 5 आ गया तो पेप्सी में डायरेक्ट डाल सकता हूं 5, यानी कि 5 लीटर पेप्सी अगर मैं ऐड करता हूं तो जो मेरा मिक्सचर है वो 9 रुपए हो जाएगा। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही चल रहा है एकदम। देखते हैं और क्या क्या है पिटारे में। हा, ये है वर्ड प्रॉब्लम्स, जिसको आप इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो और एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, वो आपको डिसाइड करना है कि आपको ज्यादा आसान क्या लगता है। ठीक है, मेरा काम है आपको टूल्स प्रोवाइड करना कि जो आपको हेल्प करें ऐसी टफ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है फिलहाल के लिए। देखिए, पार्किंग लॉट में कुछ 2 व्हीलर्स हैं, कुछ 4 व्हीलर्स हैं। देयर आर टोटल 520 व्हील्स एंड 175 व्हीकल्स। सीधा सा डेटा है। इफ नो व्हीकल हैज अ स्टेपनी, स्टेपनी का मतलब होता है स्पेयर टायर। ये अगर आज की जनरेशन को नहीं पता है तो मैं बता दूं, स्पेयर व्हील को स्टेपनी बोलते हैं, तो ये पता होना चाहिए। वैसे तो स्पेयर व्हील मतलब किसी भी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के पास स्पेयर व्हील नहीं है, तो नंबर ऑफ 2 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स कितने होंगे ये मुझे फाइंड करना। देखो, एक तरीका तो है इक्वेशन का, भाई टोटल व्हीकल्स की बात करूं तो 2 व्हीलर्स को मैं टी ले लेता हूं रिप्रेजेंटेशन के लिए, एंड 4 व्हीलर्स को एफ ले लेता हूं रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो 2 व्हीलर्स प्लस 4 व्हीलर्स अगर मिलाएं तो टोटल व्हीकल्स कितने हो गए 175। ये हो गया टोटल 175 गाड़ियां हैं ना, 2 व्हीलर 4 व्हीलर मिला के, तो 2 व्हीलर प्लस 4 व्हीलर इक्वल्स टू 175। अब 2 व्हीलर में पहिए कितने होते हैं 2, तो 2t। 4 व्हीलर में पहिए कितने होते हैं, व्हील्स कितने होते हैं 4, और टोटल व्हील्स कितने 520। इसको अगर आप सॉल्व कर लें, इसको अगर आप सॉल्व कर लें तो आपका काम आसान हो जाएगा, या आपका काम बन जाएगा। आपका काम बन जाएगा। 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल से टी और एफ की वैल्यू आ जाएगी, जो पूछा गया है वो आप आंसर कर सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ 2 व्हीलर्स पूछे गए ना, तो 2 व्हीलर्स आप निकाल सकते हैं यहां से, इसको एलिमिनेट करके जैसा भी आप करना चाहें वैसा आप कर सकते हैं। 2 व्हीलर्स निकालना है तो इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 4t प्लस 4f इक्वल्स टू 700। ठीक है, 175 इंटू 4 आई थिंक 700 होगा। 350 का डबल, 175 का डबल कितना होता है 350 होता है, तो 350 का डबल 700। अब इन दोनों को अगर आप सॉल्व करें तो 4t प्लस 4f इक्वल्स टू 700, तो माइनस 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 कितना हो गया -2t इक्वल्स टू -180, ये आ जाएगा। ठीक है, 520, 700 में से 520 गया तो 180 बचा। t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90। एक तो ये तरीका है, हो सकता है बहुत से लोगों को ये तरीका पसंद आता हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन से कर सकते हैं, वो ट्राई करके देखना है। क्योंकि जब हम कोई नया टूल सीख रहे हैं तो उस टूल को बार बार यूज करना नहीं सीखेंगे तब तक हमें वो महारत हासिल नहीं होगी कि हमें उसको यूज कैसे, कहां और कब करना है, और कितनी लिमिट तक करना है। देखिए, पार्किंग लॉट में कुछ 2 व्हीलर्स थे, कुछ 4 व्हीलर्स थे, यानी कि एक व्हीकल पे सबसे लोएस्ट नंबर ऑफ व्हील्स कितने थे, मिनिमम 2, तो 2 लिख दो। पार्किंग लॉट में 4 व्हीलर्स भी थे, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हील्स किसी व्हीकल पे कितने होंगे 4। लेकिन अगर एवरेज व्हील्स की बात करूं पर व्हीकल, एवरेज व्हील्स की अगर मैं बात करूं पर व्हीकल, एवरेज व्हील्स, तो एवरेज व्हील्स कितने होंगे, एवरेज व्हील्स पर व्हीकल कितने हो जाएंगे 520 बाय 175 होगा एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल्स, एवरेज नंबर ऑफ व्हील्स पर व्हीकल्स। ठीक है, 175 व्हीकल्स पे 520 व्हील्स थे टोटल, तो एक व्हीकल पे ऑन एन एवरेज कितने पहिए हो गए 520 बाय 175, तो ये आ गया 520 बाय 175। अब इसको माइनस करा दो, ठीक है, तो ये कितना हो गया 170 बाय 175,
ऐसा कर सकते हैं। अब इसको माइनस करा दो, ये कितना हो जाएगा 180/175। तो अगर दोनों का रेशियो लूं 180/175 रेशियो 170/175, सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 18:17 बचा। इसका मतलब क्या है कि हर 35 व्हीकल्स में 18 टू व्हीलर थे, हर 35 व्हीकल्स में से 17 फोर व्हीलर्स थे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने थे 175। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मेरा आंसर 90 नहीं आ जाता ये सॉल्व करके? 35 5 18 5 90 हो गया सॉल्व। हाँ, फिलहाल के लिए तरीका आपको ऐसा लग सकता है कि सर ये तरीका थोड़ा सा हेक्टिक है, क्योंकि फ्रैक्शन सॉल्व करने हैं, वहां पे तो हमारा बहुत सरलता से आ गया है। लेकिन पॉइंट यही है बेटा, पॉइंट यही है कि आपको ये तरीका यूज करना आना चाहिए ताकि आपका आने वाले क्वेश्चंस में काम आसान हो सके। बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पे एलिगेशन यूज हो ही नहीं सकता, इसीलिए चैप्टर का नाम है एलिगेशन एंड मिक्सचर्स, क्योंकि मिक्सचर्स भी एक वैरायटी है। मिक्सचर्स के कुछ क्वेश्चन एलिगेशन से सॉल्व होते हैं और कुछ क्वेश्चंस के लिए हमें फिर डायरेक्ट अप्रोच लगानी पड़ती है, लेकिन जितने सॉल्व कर सकते हैं उतने तो करें पहले। देखिए ये क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। मेरी पॉकेट में 25 रुपए हैं, ठीक है, 25 रुपए हैं मेरी जेब में, 20 पैसे और 50 पैसे के डिनोमिनेशन में, 20 पैसा और 50 पैसे के डिनोमिनेशन में, 10 दे आर टोटल 80 कॉइन्स इन माई पॉकेट। टोटल 80 कॉइन्स है मेरी जेब में, 20 पैसे और 50 पैसे के टोटल 80 कॉइन्स हैं। अब एक इक्वेशन तो आपकी वही बन गई कि टोटल कॉइन्स कितने होंगे, x + y = 80, उन कॉइन्स की वर्थ कितनी होगी 20x + 50y = 2500 पैसा। भाई एक तो इक्वेशन ये बन गई, x is 20 पैसा कॉइन्स, y is 50 पैसा कॉइन्स, टोटल 80 कॉइन्स। इनकी वर्थ की अगर बात करें तो 20x + 50y = 2500 पैसा आ गया। वर्थ तो यही होगी ना, पैसे में अगर मैं इक्वेशन सॉल्व करूं तो पैसा आ गया। इसको सॉल्व करें तो x और y की वैल्यूज आ जाएंगी, बट इसको अगर सॉल्व नहीं करता मैं तो एक कॉइन की लोएस्ट वर्थ कितनी है 20 पैसा और एक कॉइन की हाईएस्ट वर्थ कितनी है 50 पैसा। ऑन एन एवरेज एक कॉइन की वर्थ कितनी है ऑन एन एवरेज? भाई 80 कॉइन्स की टोटल वर्थ थी 2500 पैसा, तो एक कॉइन की एवरेज वर्थ कितनी है 2500 बटा 80, 0 से 0 कैंसिल, 125/4 पैसा। ये एक कॉइन की एवरेज वर्थ है। तो अगर मैं इसको यहां पे पुट कर दूं 125/4 और फिर एलिगेशन लगा दूं, ये कितना हो जाएगा 80, तो ये कितना हो जाएगा 45/4, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 200, यानी कि 75/4। रेशो अगर मैं लेता हूं तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। 15 5 15 3 यानी कि रेशो कितना आ गया 5:3। मुझसे पूछा क्या गया 50 पैसा, यानी कि हर 8 में से 3 कॉइन्स कितने होंगे 50 पैसे के होंगे। टोटल कॉइन्स कितने हैं 80, यानी कि 30 कॉइन्स मेरे होंगे 50 पैसा के। सॉल्व हो गया, टाइम नहीं लगा, कोई इक्वेशन भी नहीं लगी और फटाफट से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। और ट्राई करें, देखें और क्या है पिटारे में, चेक करें और क्या वैरायटी हम कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। भाई सवाल ये कह रहा है कि in my office the average age of all female employees is 21 years and all male employees is 32 years, where the average age of all the employees is 28 years, the total number of employees are 231, what are the number of males? अब यहां पे आपके टोटल एम्प्लॉयज अगर 231 है, मेल्स को आप ले लो x, फीमेल्स हो जाएंगी 231 - x, ठीक है। उनकी एवरेज एज से मल्टीप्लाई होगा, टोटल एज आएगी मेल फीमेल्स की, फिर वो आप पुट करोगे, इक्वेशन काफी हेक्टिक बनेगी, राइट। आप पहले टोटल एज निकालोगे फीमेल्स की टोटल एज क्या होगी 21 × 231 - x। टोटल एज मेल्स की क्या होगी 32 × x। एवरेज एज ऑल एम्प्लॉयज की कितनी होगी 28, यानी कि 32x + 231 - x डिवाइडेड बाय 231 = 28। ये मैंने ओरली समझा दिया पूरा ज्ञान, क्योंकि मैं अब इक्वेशन नहीं लगाने की कोशिश करूंगा, मैं चाहता हूं कि मैं इक्वेशन लगाऊं ही ना।
मैं बिना इक्वेशन के क्या इसको सॉल्व कर सकता हूं? इस टाइप के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सवाल आप PYQs अगर चेक करेंगे ना अलजेब्रा में या नंबर सिस्टम में, काफी देखने को मिलेंगे आपको जो आ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे लोएस्ट एवरेज एज क्या है 21, फीमेल्स की लेफ्ट पे लिख दिया, मेल्स की कितनी है 32, एवरेज पूरे ऑफिस की कितनी है 28, इसका डिफरेंस कितना आया 7 का, इसका डिफरेंस कितना आया 4 का, यानी कि 4:7 हो गए। ये फीमेल्स है, ये मेल्स है, 4:7 है। मुझे निकालना क्या, नंबर ऑफ मेल्स, राइट। यानी कि हर 11 में से 7 एम्प्लॉयज मेल होंगे, क्योंकि ये टोटल कितने पार्ट्स हैं 11 पार्ट्स हैं टोटल, तो हर 11 में से टोटल मेल्स कितने होंगे 7 होंगे, और हर 11 में से फीमेल्स कितनी होंगी 4 होगी। इंटू 231 करते हैं तो टोटल फीमेल्स आ गई, इंटू 231 करते हैं तो टोटल मेल्स आ गए। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, ये कितना हो जाए 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यानी कि 147 तो मेल्स हो गए। और फीमेल्स भी अगर मान लो निकाल लेते हैं हम, 21 कर देते हैं इसको, तो 84 फीमेल्स हो गई। टोटल सम वापस 231 आ जाएगा। तो जो आपसे निकाला, हालांकि वो मैंने एक्स्ट्रा निकाल दिया है सॉल्व करके, क्योंकि मेरे को नंबर ऑफ मेल्स ही पूछा गया था, तो मैं डायरेक्ट मतलब वो टाइम बचा के सीधा 147 मेल्स कर सकता हूं विदाउट यूजिंग एनी इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन का यूज करे बिना मैं अपना ये आंसर निकाल सकता हूं। ठीक है, और देखें इस टाइप का सवाल, ये देखिए अब ये क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का। प्रॉफिट लॉस का ये जो सवाल है, इसको अगर आप करने जाएं प्रॉफिट लॉस के तरीके से तो बहुत ज्यादा लेंथी है। ऐसा नहीं होगा नहीं, हो तो जाएगा, लेकिन लेंथी बहुत है। देखिए ना, हमें फॉर्मूला सबको पता है कि भाई आपका सेलिंग प्राइस जो होता है वो कॉस्ट प्राइस इंटू 1 + P/100 होता है, या जो आपका सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस इंटू 1 - L/100 होता है अगर लॉस होता है तो। ये बेसिक फॉर्मूलाज तो हम सबको ही पता है। 108 गाड़ियां हैं, 108 गाड़ियां हैं। अगर मान लो कुछ गाड़ियां 9% के प्रॉफिट पे बेची हैं, कुछ गाड़ियां 9% के प्रॉफिट पे बेची है, तो मान लो X गाड़ियां 9% के प्रॉफिट पे बेची, तो 1 + 9/100, ये सेलिंग प्राइस आ गया कितने का, कुछ गाड़ियों का जो 9% पे बेची है। एक गाड़ी की कीमत कितनी लोगे, कॉस्ट प्राइस भी तो लेना ना भाई, एक गाड़ी की कीमत 1 रुपया ले लो। ठीक है, 1 कार CP = 1 रुपीज, लेट कर लो, जो आपका मन करे वो लेट कर लो। मैंने 1 रुपया लेट कर लिया, तो 1x टोटल कीमत होगी कॉस्ट प्राइस X गाड़ियों की, 9% प्रॉफिट पे बेचा है, ये सेलिंग प्राइस आ गया। अब जो दूसरी गाड़ियां हैं जो दूसरी बची हुई गाड़ियां, वो 108 - X होंगी। इन गाड़ियों को 36% प्रॉफिट पे बेचा, यानी कि 1 + 36/100 ये करोगे तो एक दूसरा सेलिंग प्राइस आएगा 12। टोटल प्रॉफिट उसे कितना हो रहा है 17% का, यानी कि 108 गाड़ियां, टोटल सेलिंग प्राइस कितना है = SP1 + SP2। टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा यहाँ पे 108 गाड़ियों का, 108 × 1 + 17/100 = X × 1 + 9/100 प्लस 108 - X × 1 + 36/100, ये आएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो आपकी X की एक वैल्यू आएगी, मुझे नहीं पता कितनी आएगी, ये आपका काम है निकालना। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपका काम है निकालना। मेरा काम है इस क्वेश्चन को एलिगेशन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और अब जो मैं करने वाला हूं वो आपको थोड़ा सा धक्का पहुंचा सकता है कि सर आपने ये क्या कर दिया इस क्वेश्चन के साथ। हम तो इस क्वेश्चन की इतनी इज्जत कर रहे थे, ऐसी इक्वेशन बनाई है पूरी, X की टर्म्स में निकाला है, अब इसको सॉल्व करेंगे, X निकालेंगे, थोड़ी फीलिंग आएगी कि हमने कोई भारी भरकम सवाल सॉल्व किया है। क्यों करना है, इसकी जरूरत नहीं है। आप देखो सबसे लोएस्ट वैल्यू कितनी है 9%, प्रॉफिट है, रेस्ट 36%, तो 9 लेफ्ट में 36 राइट में, नेट प्रॉफिट कितना हुआ 17%, 17 ये आ गया, डिफरेंस 8 का आ गया, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया 19 का आ गया, 36 - 17 19 होता है। ठीक है, एक बार फिर भी चेक कर लेता हूँ, हाँ ठीक है कहीं गलती कैलकुलेशन में होगी तो पता चला आंसर गलत आ गया पूरा। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि 19:8 में मेरी गाड़ियां बिकी हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, अगर पूछा क्या, नंबर ऑफ कार सोल्ड एट 36% प्रॉफिट,
यानी कि हर 27 में से 8 गाड़ियां 36% प्रॉफिट पे बिकी हैं और हर 27 में से 19 गाड़ियां 9% प्रॉफिट पे बिकी हैं। टोटल गाड़ियां थी कितनी? 108। टोटल गाड़ियां थी कितनी? 108। अब इसको आप इसको सॉल्व कर दें 4 यानी कि 32 हो गया सॉल्व। अब कमेंट्स में ऐसा मत लिखना कि सर ये क्या कर दिया आपने, है कि ऐसे थोड़ा ना होता है, आपने तो फटाफट सॉल्व कर दिया, इस तरीके से हमें बर्दाश्त नहीं है, आप ये इक्वेशन से सॉल्व करो। क्यों कर रहे हैं इक्वेशन से सॉल्व? ये इक्वेशन सॉल्व करनी आपको आती है, ठीक है, बहुत बेसिक इक्वेशन है ये, लेकिन ये इतना भी बेसिक नहीं है, आपको इसको खोल के पूरा मतलब सेट करना पड़ेगा चीज़ों को, एक तरफ लेफ्ट जाना पड़ेगा, राइट जाना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब तक मैं आंसर निकाल के अगले क्वेश्चन पे चला जाऊंगा। 32 कार्स सोल्ड एट 36% प्रॉफिट, खत्म। ये आपका आंसर आ गया, हो गया सॉल्व। बढ़िया लग रहा है देख के। इस तरीके से आपको एलिगेशन हेल्प करता है, इस तरीके से आपको एलिगेशन हेल्प करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे टूल्स जो हम बताते हैं या जो भी किताबों में लिखे गए होते हैं वो हर जगह अप्लाई होते हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस के लेक्चर जिसने भी देखे होंगे तो उसमें मैंने हर को टाइप के क्वेश्चन का एक अलग जुगाड़ आपको सिखाया था। मैंने ये नहीं बोला था कि हर जुगाड़ हर क्वेश्चन पे अप्लाई होगा। तो यहाँ पे भी जो टूल है ये जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट लॉस के हर क्वेश्चन पे अप्लाई हो, लेकिन जब हम इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई इस क्वेश्चन को एलिगेशन से भी सॉल्व किया जा सकता है विद प्रैक्टिस। प्रैक्टिस एक बार हो जाएगी ना जब, तो फिर हमें पता चल जाएगा क्वेश्चन देख के कि ये क्वेश्चन तो एलिगेशन से हो सकता है, मैं इक्वेशन यूज क्यों करूं। ठीक है, लेकिन हाँ, हर इक्वेशन की, हर चीज की, हर टूल की अपनी एक लिमिटेशन होती है, बाउंडेशन होती है, उसका एक दायरा होता है। उससे बाहर अगर आप जाते हैं तो फिर आपको दूसरी अप्रोच लगानी ही पड़ सकती है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। 69 rupees were divided among 115 students so that each girl gets 50 paisa less than a boy. Thus each boy receive twice the paisa as each girl gets. The number of girls in the class. क्लास में कितनी लड़कियां होंगी? इसको देखिए एक बार, इसको समझने की कोशिश करिए, क्या होगा ये, क्या हो सकता है ये। ठीक है, देखो पहले तो देखो हर लड़की को कितने रुपए मिले हैं या कितने पैसे मिले, 50 पैसा। अब बॉय की अगर बात करें तो बॉय के लिए कह रहा है कि द ईच बॉय गेट्स रिसीव ट्वाइस द पैसा एज ईच गर्ल गेट्स। ठीक है, और लड़कियों को 50 पैसा कम मिला है लड़कों से। तो अगर लड़कियों को 50 पैसा मिलता है तो लड़कों को 100 पैसा अगर मैं देता हूं, लड़कों को अगर मैं 100 पैसा देता हूं तभी ये मेरा सेटिस्फाई कर सकता है। लड़कियों को 50 पैसा कम मिला और लड़कों को लड़कियों से डबल पैसा मिला। ध्यान से देखो, लड़कियों को 50 पैसा कम मिला है और लड़कों को जो मिला है लड़कियों से डबल मिला है। तो यानी कि यही एक नंबर सेटिस्फाई कर सकता है, इसके अलावा और दूसरा नंबर करेगा नहीं, और दूसरा नंबर करेगा नहीं। या तो फिर गैप 50 पैसे का नहीं आएगा, अगर आप डबल करते हैं, गैप 50 पैसे का लाते हैं तो फिर वो डबल नहीं हो पाएगा। अगर आप 100 और 150 लेते हैं तो 100 का डबल 150 नहीं होता है, इस टाइप से। तो और देखते हैं क्या लिखा हुआ। 69 रुपीज है, 115 स्टूडेंट है, तो 69 पैसा जो है 115 स्टूडेंट्स को टोटल मिला। तो क्या मैं कह सकता हूं कि एक स्टूडेंट को ऑन एन एवरेज 69 पैसा डिवाइडेड बाय 115 60 पैसा मिला होगा ऑन एन एवरेज। इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा? 60 पैसा आ जाएगा ऑन एन एवरेज। अब मेरे को करना क्या है? मेरे को सिर्फ एलिगेशन लगाना है, सिंपल। भाई एक लड़की का एवरेज 50 पैसा मिल रहा है, एक लड़के को एवरेज 100 पैसा मिल रहा है, पूरी क्लास को एवरेज मिल रहा है 60 पैसा। ये डिफरेंस कितना आया? 10 का। ये डिफरेंस कितना आया? 40 का, यानी कि 4:1। इसका मतलब ये हुआ कि हर 5 में से 4 रुपए लड़कियों को मिल रहे हैं, या हर 5 में से 4 लड़कियां हैं, सॉरी, हर 5 में से 4 लड़कियां हैं जिनको पैसा मिले हैं, और हर 5 में से एक लड़का है। पूछा क्या है? नंबर ऑफ फीमेल्स या गर्ल्स। टोटल बच्चे कितने हैं? 115। टोटल बच्चे कितने हैं? 115। 5 से इसको डिवाइड करा, 5 23। 23 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 23 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 4 3 12, 92 हो जाएगा। ठीक है, तो 92 गर्ल्स थी क्लास में, 92 गर्ल्स थी क्लास में। ये 40 है, सॉरी, 92 गर्ल्स थी।
और बचे हुए बॉयज हो जाएंगे, बचे हुए आपके बॉयज हो जाएंगे। तो कैसे देखिए वर्क करता है सवाल, चलिए आगे देखें। ओके अच्छा, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें, इसी में ऐड कर देता हूं। ये वाला सवाल दोबारा से देखते हैं एक बार। कुछ गाड़ियां 9% के प्रॉफिट पे बिकी हैं और रेस्ट 36% के प्रॉफिट पे बिकी हैं और टोटल 17% का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन आपके मन में एक सवाल ये आ सकता है कि सर अगर इस टाइप के क्वेश्चन में कहीं लॉस हो रहा हो फिर क्या करेंगे? अगर लॉस हो रहा होगा तो आप माइनस का साइन लगा देंगे। जैसे लेट्स से अगर 9% का लॉस होता, 36% का प्रॉफिट होता और नेट उसको मान लो कुछ 20% का प्रॉफिट होता, तो अगर आपको एलिगेशन लगाना होता तो जो 9% का लॉस है, पहली बात तो ये न्यूमेरिकली भी सबसे छोटी वैल्यू है, दूसरा अगर ये लॉस में है तो इसके साथ माइनस का साइन लग जाएगा, यानी कि अब एलिगेशन क्या लगेगा, -9 + 36 + 20 इस टाइप से। तो अब ये 11 नहीं होगा, जैसे आपने यहाँ पे माइनस किया था 17 - 9 8, यहाँ पे ये 29 हो जाएगा, 20 - -9 इस टाइप से, और ये कितना हो जाएगा 16, यानी कि 16:29 अब आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर लॉस हो रहा है किसी चीज पे तो आप क्या करेंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, आप माइनस का साइन लगा देंगे। चलिए आगे चले इसको क्वेश्चन को समझते हैं। ये अच्छा सवाल लग रहा है मेरे को, इसकी लेंथ देख के ही मेरे को अच्छा सवाल लग रहा है कि भाई ये ठीक ठाक सवाल होगा। ठीक है, ये ठीक ठाक सवाल होगा। Mr. Mittal purchased 2 steel factories, one in India, other one in Malaysia, for total 72 crores। यानी कि टोटल उसने 72 करोड़ में 2 फैक्ट्रीज खरीदी हैं। He sold one at a profit of 16% and Malaysian factory at 24%। इंडियन फैक्ट्री 16 पे, मलेशियन 24 पे, टोटल उसे 19% का प्रॉफिट हुआ। द सेलिंग प्राइस ऑफ इंडियन फैक्ट्री इज, अगेन अगर आप इसमें इक्वेशन लगाते हैं तो बिल्कुल वो जो गाड़ियों वाला सवाल किया था वैसा ही होगा, जो गाड़ियों वाला सवाल किया था वैसा ही होगा। ठीक है, 72 करोड़ को आप डिवाइड करेंगे 2 हिस्सों में, एक कुछ एक्स अमाउंट आपने इंडियन फैक्ट्री पे लगाया होगा 16% प्रॉफिट के साथ, और 72 माइनस एक्स मलेशियन फैक्ट्री पे लगाया होगा, टोटल 72 करोड़ पे आपको 19% का प्रॉफिट हुआ। अगेन बिल्कुल आइडेंटिकल इक्वेशन आएगी जो अभी एक पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था। लेकिन अगर हमें एलिगेशन का आइडिया है और मुझे 3 ऐसी वेराइटीज दिख रही हैं, एलिगेशन को आप पहचानोगे कैसे? देखो ना भाई, एक प्रॉफिट दे रखा है, लॉस दे रखा है, एक प्रॉफिट या लॉस दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट या लॉस दे रखा है, तो एलिगेशन लगा दो। सबसे छोटी वैल्यू 16 लेफ्ट में, सबसे बड़ी वैल्यू 24 राइट में, और एवरेज कितना आया 19 का आया, तो ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 5 आ गया, यानी कि 5:3। 16% पे इंडियन फैक्ट्री थी, 24 पे मलेशियन फैक्ट्री थी। अब हर 8 में से 5 रुपए भाई साहब ने इंडियन फैक्ट्री के लिए लगाए हैं और हर 8 में से 3 रुपए भाई साहब ने मलेशियन फैक्ट्री के लिए लगाए हैं। रुपए हैं कितने? 72 करोड़। तो 72 करोड़ है तो इसको इंटू 72 कर दें, करोड़ लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है। तो ये कितना आ गया 45 करोड़। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, और यहां पे भी एक बार कर ही देते हैं, यानी कि 27। एक चीज मैं आपको बता दूं जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताई थी कि एलिगेशन जो होता है वो लगता है कॉस्ट प्राइस पे, एलिगेशन जो है वो कॉस्ट प्राइस पे लगता है। तो ये जो 45 करोड़ आया है ये मिस्टर मित्तल का कॉस्ट प्राइस आया फॉर इंडियन फैक्ट्री। मुझसे पूछा क्या गया है, सेलिंग प्राइस ऑफ इंडियन फैक्ट्री, यानी कि इंडियन फैक्ट्री, सीपी ऑफ इंडियन फैक्ट्री जो है वो कितना है 45 CR। तो एसपी ऑफ इंडियन फैक्ट्री कितना होगा, एसपी ऑफ इंडियन फैक्ट्री कितना होगा, वो होगा कितना हो रहा है 16% प्रॉफिट पे बेच रहा है इंडियन फैक्ट्री को, यानी कि 45 इंटू 1 + 16/100, या मैं कह सकता हूं 45 इंटू 1.16। क्योंकि अगर आप किसी चीज को 16% प्रॉफिट पे बेचते हैं यानी कि आप उसको अपनी टोटल कीमत के 116% पे बेच रहे हैं। मेरी बात को समझिए ना, अब आप 100 रुपए की चीज 20% प्रॉफिट पे बेचते हैं
तो टेक्निकली आप उसे 120 रुपए में बेच रहे हैं, यानी कि 100 रुपए की चीज अगर 100% थी, आपने 20% प्रॉफिट पे बेचा, तो 120% टोटल आपको आया ना। 100% आपका खुद का वापस आ गया और 20% प्रॉफिट भी वापस आ गया, यानी कि टोटल कितना हो गया 120%। यानी कि 100 इंटू 1.2 करते हैं तो डायरेक्ट 120 आ जाता है। तो आपको ये फॉर्मूला बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप 45 करोड़ को 16% प्रॉफिट पे बेचते हैं तो टेक्निकली आपका 100% पूरा वापस आएगा, प्लस 16% ऊपर से आएगा, यानी कि 116% आएगा, यानी कि 1.16। तो 45 इंटू 1.16 अगर आप मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये आएगा 52.2 करोड़। तो जो मेरा आंसर होगा वो 52.2 करोड़ होगा, यानी कि एसपी ऑफ इंडियन फैक्ट्री विल बी 52.2 करोड़। कर सकते हैं ऐसा? इक्वेशन से तो बेटर ही है, वो इक्वेशन सॉल्व करते फिर एक्स निकालते फिर उसको दोबारा से उसका सेलिंग प्राइस निकालते 16% पे। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा कम टाइम लगा और सटीक आंसर भी आ गया, जल्दी से हमारा आंसर भी आ गया। ठीक है, आगे देखें क्या चीज है। देखिए इसको समझते हैं, ठीक है, इसको समझते हैं। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज 60 रुपीज पर लीटर एंड प्राइस ऑफ स्पिरिट इज 40 रुपीज पर लीटर। In what ratio petrol and spirit be mixed such that the profit after selling the mixture at 75 rupees per liter be 25%? एलिगेशन लगता है कॉस्ट प्राइस पे। पेट्रोल का कॉस्ट प्राइस गिवन है, स्पिरिट का कॉस्ट प्राइस गिवन है, बट मिक्सचर का सेलिंग प्राइस गिवन है, दैट विद प्रॉफिट। तो अगर मैं मिक्सचर का वो निकाल लूं, क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस निकाल लूं, तो क्या फिर मैं एलिगेशन लगा सकता हूं? अगर कुछ समझदार बच्चे हैं तो क्या वो मेरे को कमेंट में बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन क्या सॉल्वेबल होगा कि नहीं होगा, ये क्वेश्चन क्या सॉल्व होगा कि नहीं होगा, क्या ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन तो सही है लेकिन इसका आंसर क्या निकल सकता है, ये आप लोग मेरे को एक बार कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को आधा सॉल्व करके आधा आपके कमेंट्स के थ्रू जानने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे ये आंसर क्या इसका आएगा भी कि नहीं आएगा। ठीक है, देखो पेट्रोल का जो सीपी है वो है 60 रुपीज पर लीटर। ठीक है, सीपी ऑफ स्पिरिट कितना है? स्पिरिट कितना है? 40 रुपीज पर लीटर। एसपी ऑफ मिक्सचर कितना है? दोनों का अगर मिक्सचर की बात करें तो कितना है? 75 रुपीज पर लीटर। और ये परसेंटेज मैंने लिख दिया गलती से, 40% नहीं है, 40 रुपीज है। ठीक है, विद 25% प्रॉफिट। अब अगर मैं कॉस्ट प्राइस निकालूं मिक्सचर का, सीपी ऑफ मिक्सचर निकालता हूं, एक तो तरीका ये है कि अमाउंट को उसके प्रॉफिट परसेंट से डायरेक्ट डिवाइड करवा दो। अब आप बोलोगे कि सर आपने ये क्या कर दिया। देखो हमें पता है कि सेलिंग प्राइस जो होता है कॉस्ट प्राइस इंटू 1 + p/100 होता है। सेलिंग प्राइस यहाँ पे क्या 75, कॉस्ट प्राइस C 1 + 25/100, तो ये क्या 1.25 नहीं हो गया? तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 75/1.25। तो मैं ये करने की जगह, ये दो स्टेप्स करने की जगह मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, ठीक है। ये कितना आ गया? 60 रुपीज, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है मिक्सचर का? 60 रुपीज। ये आपका होमवर्क होगा इस क्वेश्चन का, स्लाइड नंबर 15। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आपको रेशो बताना है। अगर आप निकाल पाए, या आपको यह बताना है कि सच मिक्सचर इज नॉट पॉसिबल, सच मिक्सचर इज नॉट पॉसिबल, क्या होगा। ठीक है, यह आपको कमेंट्स में बताना है वीडियो अपलोड होने के बाद कि इसका रेशो क्या होगा, अगर रेशो आता है तो, या फिर इस टाइप का मिक्सचर पॉसिबल ही नहीं होगा। दोनों में से कुछ भी जो हो वो आप मेरे को चैट में या कमेंट बॉक्स में एक बार बताइएगा जरूर, तो पता चल जाएगा कि भाई क्या करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। अ ट्रेडर सेल्स 315 टीवी सेट्स, ही सेल ब्लैक एंड व्हाइट टीवी सेट्स एट अ लॉस ऑफ 6% एंड कलर टीवी एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%। टोटल उसे 9% का प्रॉफिट हुआ है। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी सेट्स कितने थे?
ठीक है, ये अगेन वही सवाल आ गया लॉस वाला। तो इसमें इक्वेशन फिर वैसी बनेगी आपकी, अगर आप प्रॉफिट लॉस की इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो भाई अगर एक्स टीवी, ठीक है, लेट सीपी ऑफ 1 टीवी इक्वल्स टू 1 रुपीज, ठीक है। एक्स टीवी अगर आप मान लेते हैं ब्लैक एंड व्हाइट टीवी एक्स ले लो, 6% के लॉस बेचे तो 1 माइनस 6/100 प्लस 315 माइनस एक्स, बचे हुए टीवी कलर्ड होंगे उनको आपने कितने पे बेचा है, 15% प्रॉफिट पे। टोटल उस कितना हुआ है आपको प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट हुआ है 9% का, यानी कि 315 इंटू 1 प्लस 9/100, ये कर सकते हैं। ऐसा लिख दिया, डायरेक्ट इक्वेशन लिख दी इस बार मैंने, ठीक है। या फिर आप अपना ब्रह्मास्त्र यूज करिए, कितना लॉस हो रहा है उसको ब्लैक एंड व्हाइट पे 6% का, तो -6, ये आ गया ब्लैक एंड व्हाइट। कलर्ड पे कितना प्रॉफिट हो रहा है 15%, ये आ गया आपका कलर्ड। टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको 9% का, ये आपका ये आ गया, तो ये आ गया 15, ये आ गया 6। अब ये 15 कैसे आया है, वैसे तो ये समझ में आ जाना चाहिए, 9 माइनस -6, इस वजह से नेगेटिव में ला दिया ना वैल्यू जो लॉस वाली थी। तो 6:15 यानी कि 3 2 जा 3 5 जा 2:5 आ गया, यानी कि हर 7 में से 2 सेट ब्लैक एंड व्हाइट के गए हैं और हर 7 में से 5 सेट्स कलर के गए हैं। टोटल कितने सेट्स थे, 315, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, यानी कि कितना आ गया 90। तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी सेट्स कितने बेचे उसने, 90 ब्लैक एंड व्हाइट टीवी सेट्स उसने सेल किए, ठीक है, 90 उसने सेल किया ब्लैक एंड व्हाइट टीवी सेट्स, 90। चलिए और देखें, थके तो नहीं हो, बोर तो नहीं हो रहे हो, या थक गए हो या बोर हो गए हो हैं। ये ऑलमोस्ट प्री आरएमओ लेवल का सवाल है, ऑलमोस्ट क्या है ही उस लेवल का। अगर मैं सॉल्व करवाऊंगा अभी तो आसान लगेगा, लेकिन ये क्वेश्चन है लगभग उस लेवल का ही है। बनिया सेल्स 2 टाइप्स ऑफ चाय, ठीक है, देसी चाय और विदेशी चाय। ही सेल्स देसी चाय एट ₹18 पर केजी एंड क्योर्स अ लॉस ऑफ 10%, यानी कि देसी चाय वो बेचता है 18 रुपीज पे, जिसमें उसको कितना 10% का लॉस होता है, -10% लिख दिया, यानी कि 10% को उसे लॉस हो रहा है। विदेशी चाय वो 30 रुपए पे बेचता है, विदेशी चाय वो बेचता है 30 रुपए पे और उसको 20% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। दोनों किस रेशियो में मिक्स किए जाएं कि उसको टोटल प्रॉफिट हो जाए 25% का, अगर वो 27.5 रुपए पे बेचता है, यानी कि जो मिक्सचर है, मिक्सचर वो सेल करता है 27.5 पे और उसको टोटल 25% का प्रॉफिट हो जाए। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग, इसमें हम क्या कर सकते हैं। देखिए पहले तो ये मैं बता दूं कि आपका जो एलिगेशन होता है वो लगता है कॉस्ट प्राइस पे, आपका एलिगेशन लगता है कॉस्ट प्राइस पे। यहाँ पे तीनों ही सेलिंग प्राइस दे रखे हैं, यानी कि मुझे तीनों का पहले कॉस्ट प्राइस निकालना होगा, तब रेशियो आएगा। यानी कि सीपी ऑफ देसी चाय कितना होगा, 18 रुपए सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय लॉस हुआ 10% का, यानी कि ओरिजिनल कीमत के 90% पे बेचा है। डायरेक्ट समझो भाई, फॉर्मूला मत लगाओ, ओरिजिनल प्राइस के 90% पे बेचा है, तभी तो 10% की चोट खाई ना उसने। 100% उसके पास वापस नहीं आया तो 10% का लॉस हो गया, यानी कि 0.9 से डिवाइड करवा दो, कितना हो गया ये 20। सीपी ऑफ विदेशी चाय, सीपी ऑफ विदेशी चाय कितना होगा, कितने में बेचे 30 रुपए पे, 20% का प्रॉफिट कमाया है, यानी कि 120% पे बेचा तो 1.2 से डिवाइड करवा सकता हूं। 20% का प्रॉफिट यानी कि 100% अपनी लागत जो थी वो वापस आ गई और 20% ऊपर से कमाया, यानी कि उसको टोटल 120% मिला है। तो कितना हो जाएगा ये 1.2 हो जाएगा। 1.2 से अगर इसको डिवाइड करवाते हैं तो ये आ जाएगा 25 रुपए, ठीक है। अब मिक्सचर का सीपी देखो, सीपी ऑफ मिक्सचर कितना है, मिक्सचर का सीपी सॉरी सेलिंग प्राइस कितना है 27.5 रुपए,
और उसको भाई साहब को 25% का प्रॉफिट हो रहा है इस मिक्सचर को बेचने पे, यानी कि उसकी जेब में कितना आ रहा है, 125% आ रहा है। तो 125% अगर आ रहा है तो 1.25 से डिवाइड करवा दें। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग तो ये कितना आ जाएगा, 27500 डिवाइडेड बाय 1250, 0 से 0 कैंसिल, 125 2 जा 250, 22 रुपए। ये आपके तीनों आ गए कॉस्ट प्राइस, तीनों कॉस्ट प्राइस आ गए। अब इसमें अगर हम एलिगेशन लगा दें, 20 रुपए आया था सबसे सस्ती देसी चाय का, विदेशी चाय 25 रुपए और मिक्सचर आया 22 रुपए का, 2 3 यानी कि 3:2। तो ये मेरा आंसर हो गया 3:2। तो हर 5 में से 3 किलो देसी चाय उसने बेची है और हर 5 में से 2 किलो उसने विदेशी चाय बेची है। अब रेशो में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आंसर देना मुश्किल होते हैं, तो वो क्या कर सकता है सवाल, आरएमओ वाले, प्री आरएमओ वाले, वो क्या कर सकते हैं कि टोटल जो मिक्सचर होगा ना, यहाँ पे क्वांटिटी भी दे देंगे कि मतलब लेट्स से 100 किलो का मिक्सचर बेचा है, 100 kg मिक्सचर बेचा है, तो लेट कर लेते हैं, लेट 100 kg मिक्सचर बी सोल्ड। एक एक्स्ट्रा लाइन और ऐड कर दूं तो 100 किलो अगर मिक्सचर बेचा है तो इनटू 100 कर दें अगर हम, तो यानी कि 60 kg चाय देसी वाली बिकी है, इनटू 100 कर दें तो 40 kg चाय विदेशी वाली बिकी है। ठीक है, तो जाके वापस आपका कितना आ गया, 100 किलो आ गया। ठीक है, और देखें और क्वेश्चन ट्राई करें। ओके, एवरेज एज ऑफ बॉयज इज 16.66, ठीक है, average age of girls is 18.75, thus the average age of all the 40 students in class is 17.5. If the difference between the number of boys and girls is 8, then the number of girls in the class is, ठीक है। इस क्वेश्चन को टेक्निकली देखा जाए तो एलिगेशन के बिना भी सॉल्व किया जा सकता है और इस डेटा की जरूरत है भी नहीं। मैं बताता हूँ कैसे। इस क्वेश्चन को 2 तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। इसमें ना एक्स्ट्रा डेटा दिया हुआ है, देखो बॉयज और गर्ल्स मिला दें तो टोटल 40 बच्चे हैं क्लास में, एवरेज एज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स यानी कि बॉयज प्लस गर्ल्स टोटल 40 हैं। और अगर एक चीज और देखो तो द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 8, तो बॉयज और गर्ल्स का डिफरेंस जो है वो 8 का है, माइनस प्लस माइनस, अगर ये सॉल्व करें तो कैंसिल आउट हो गया, ट्वाइस ऑफ गर्ल्स आ गई, ये 32 आ गया, तो लड़कियां कितनी आ गई 16, लड़कियां अगर 16 आ गई तो बॉयज प्लस 16 लड़कियां इक्वल्स टू 40, तो बॉयज कितने आ गए 24। मेरा आंसर आ गया। अब खुद से देखो कि एलिगेशन जरूरी है, मतलब सीखना जरूरी है। बहुत से क्वेश्चन आसान करता है, लेकिन जो क्वेश्चन ऑलरेडी आसान है तो उसमें लगाने की जरूरत क्या है, हमें ये भी जज करना बहुत जरूरी है। तो यहीं से मेरा आंसर आ गया, नंबर ऑफ गर्ल्स 16 लड़कियां हैं, सॉल्व हो गया। हाँ, ये आपका होमवर्क होगा कि आपको एलिगेशन लगाना है, होमवर्क आपका होगा, आपको एलिगेशन लगा के सॉल्व करना है। अब एलिगेशन आप कैसे लगाएंगे ये भी सीखिए। 16.66, 18.75, 17.5, ये सॉल्व करके आपको बॉयज और गर्ल्स का रेशियो मिल जाएगा। यानी कि ये क्वेश्चन 2 तरीकों से हो सकता है और दोनों अलग अलग तरीकों के अलग अलग डेटा दे रखे हैं। अब इस तरीके से सॉल्व करते हो तो बॉयज और गर्ल्स में डिफरेंस आपको 8 की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट द पॉइंट इज कि आप एलिगेशन कभी भी ऐसे डेसिमल में मत लगाइएगा। अगर डेसिमल स्पेशली नॉन टर्मिनेटिंग हो, ये डेसिमल जो है आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है ये डेसिमल आपका, तो इसको पहले उसमें फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। 16.66 को फ्रैक्शन में हम क्या बोलते हैं, ध्यान से सोचिए 16.66 को फ्रैक्शन में हम क्या बोलते हैं, वहां से समझने की कोशिश करिए। फिर 18.75 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना, फिर 17.5 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना और फिर वहां से आंसर निकालने की कोशिश करना फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके। ये आपका होमवर्क है। पहले आपका स्टेप होगा कन्वर्ट देम इनटू फ्रैक्शन, कन्वर्ट देम इनटू फ्रैक्शन। डिटेल्ड आंसर आप कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है, मैं वेट करूंगा आप सबका। इसका डिटेल्ड आंसर आपको कमेंट में बताना है। डिटेल्ड इन द सेंस कि 16.66 को फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हो, 18.75 को, 17.5 को फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हो। मैं एक हिंट देता हूँ, 16.66 फ्रैक्शन में 100/6 होता है, ठीक है, तो ऐसे ही उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इसको करना है और फिर एलिगेशन लगाना है।
क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो फिर आंसर एक्यूरेट नहीं आ पाता रेशो में, और लड़के और लड़कियां जो है इंसान है, इंटीजर वैल्यू ही हम एक्सपेक्ट करते हैं, उसमें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वाली ना तो लड़कियां होती हैं ना लड़के होते हैं। तो इसीलिए पहले कन्वर्ट करना फ्रैक्शन में और फिर होमवर्क क्वेश्चन है ये, इसको होमवर्क के तौर पे सॉल्व करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा, और मैं सबके कमेंट्स लाइक करता हूँ जो भी आंसर एक्यूरेट देते हैं। तो अगर आपके आंसर पे लाइक आ रहा है एक या एक से ज़्यादा, तो उसमें से एक लाइक हो सकता है मेरा ही हो, ठीक है। ओके, अ जार फुल ऑफ स्पिरिट कंटेन्स 40% स्पिरिट, अ पार्ट ऑफ दिस स्पिरिट इज रिप्लेस्ड बाय, ये काइंड ऑफ मिक्सचर्स का सवाल है, ठीक है। ये मिक्सचर्स का, जैसे 2 चैप्टर के नाम लिखे ना, एलिगेशन है मिक्सचर, तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों अलग चीजें हैं, ये लगभग एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो ये मिक्सचर्स का सवाल है एक तरीके से। A part of this spirit is replaced by another containing 19% spirit, यानी कि बेसिकली कंसंट्रेशन दी गई है कि एक स्पिरिट है जिसमें 40% कंसंट्रेशन है, दूसरा स्पिरिट है उसमें 19% है, दोनों को मिक्स किया तो जो मिक्सचर आया वो 26% का आया। द क्वांटिटी ऑफ स्पिरिट रिप्लेस्ड इज, यहाँ पे क्वांटिटी टोटल नहीं दी गई है, इसको आप ऐसे समझिए, क्वांटिटी नहीं होना चाहिए, द फ्रैक्शन ऑफ स्पिरिट रिप्लेस्ड इज। टोटल क्वांटिटी तो क्वेश्चन में ही कहीं नहीं है, तो मैं क्वांटिटी कैसे बता सकता हूं, टेक्निकली फ्रैक्शन होना चाहिए, द फ्रैक्शन ऑफ स्पिरिट रिप्लेस्ड इज, फ्रैक्शन क्या होगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करें इसको, क्या आंसर होगा। 40%, 19% लेफ्ट राइट कर दें, 19 इधर 40 इधर, 26 बीच में, ये कितना आ गया 7, ये कितना आ गया 14, यानी कि 14:7 मीन्स 2:1। इसका मतलब ये है कि हर 3 में से 2 लीटर यहां से उठाया गया होगा, हर 3 में से 1 लीटर यहां से उठाया गया होगा। तो अब फ्रैक्शन आप कौन सा करेक्ट मानेंगे, कौन सा फ्रैक्शन आप करेक्ट मानेंगे, ये आपको देखना। देखिए आपका जो आंसर होगा वो होगा 2/3, जो आपका आंसर होगा वो होगा 2/3, क्योंकि 2/3 पार्ट जो है 19% स्पिरिट वाला डाला जा रहा है, तो यानी कि रिप्लेस कौन सी हुई है, 40% वाले में से 2/3 पार्ट निकाला है और फिर उसमें 19% का 2/3 पार्ट वही वाला डाल दिया है, तभी वो पूरी वापस क्वांटिटी फुल हो गई। मैं फिर बताता हूँ, देखिए 40% वाला जो कंटेनर था उसमें से 2/3 क्वांटिटी निकाल दी गई और फिर 19% वाले से भर दिया गया, जिसकी वजह से वो टोटल 26% हो गया। तो वो जो 2/3 40% में से निकाला है वही तो रिप्लेस हुआ है ना, 1/3 तो ऑलरेडी था, मतलब ये एक कंटेनर है उसमें से 1/3 तो 40% वाली स्पिरिट ऑलरेडी है, ऊपर वाला 2/3 निकाला गया है और 19% वाली मिक्स कर दी गई है। तो यानी कि रिप्लेस कौन सा हुआ है, 2/3 रिप्लेस हुआ है, 1/3 रिप्लेस नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, 1/3 रिप्लेस नहीं हुआ है, 2/3 रिप्लेस हुआ है। तो यहां पे अगर मैं लिखूं रिप्लेस्ड, ये ध्यान से देखिएगा, रिप्लेस्ड स्पिरिट इज 2/3। हाँ, अगर यहां पे क्वांटिटी दे दी जाती, लेट से टोटल क्वांटिटी दे दी जाती कि टोटल क्वांटिटी मान लो 30 लीटर की है, तो फिर इंटू 30 करके 20 लीटर और 10 लीटर आ जाता, बट टोटल क्वांटिटी नहीं दी है, तो फिर हम फ्रैक्शन की फॉर्म में ही अगर बात करें तो 2/3 और 1/3, 2/3 रिप्लेस हुई है, ये ध्यान से समझना है, 2/3 रिप्लेस हुई है, 1/3 ऑलरेडी इंटैक्ट है वहां पे। अब आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। 4 सेक्शंस हैं, 4 सेक्शंस है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए एंड डी। मुझे लगता है ये सवाल जो है कंफ्यूज करने के लिए ज्यादा दिया गया है। द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन 4 सेक्शन इज ABCD टुगेदर इज 60%, यानी कि चारों क्लासेस का जो नेट एवरेज है वो 60% है, ठीक है। The average marks of students of ABCD individually are 45, 50, 72 and 80. If the average marks of the student in section A and B together is 48 and that of student B and C together is 60%, what is the ratio of number of students in section A and D? तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको पूरे डेटा को यूज करने की जरूरत है, ये जानबूझ के आपको पजल करने के लिए दिया गया है, कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। आपके पास ऑलरेडी ए का एवरेज है, आपके पास ऑलरेडी डी का एवरेज है और आपके पास ऑलरेडी पूरी क्लास का एवरेज है,
तो आपको इस डेटा की और इस डेटा की आई डोंट थिंक की जरूरत पड़ेगी। आपको इन दोनों डेटास की मुझे नहीं लगता है कि कोई जरूरत पड़ने वाली है। इसको अगर हम एक बार सोच के देखें तो इन दोनों डेटास की जरूरत मुझे नहीं लगता कि पड़ेगी हमें। आई डोंट थिंक सो कि इन दोनों डेटास की जरूरत पड़ेगी। देखो ना भाई, अगर क्लास ए का एवरेज है 45%, ऑलरेडी ए का एवरेज दे रखा है, डी का एवरेज है 80%, ठीक है, और पूरी क्लास का एवरेज है 60%। सेक्शंस का एवरेज 45 है, ए वाले सेक्शन का और डी वाले सेक्शन का 80% है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर क्या हम इसे सोच के देखें और कि जरूरत क्या हमें पड़, तो यहाँ पे पता क्या चल रहा है, यहाँ पे मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि इसकी 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 और इसकी जरूरत ही नहीं है हमें। ए और डी के बच्चे बताने हैं और ए और डी का मेरे को डेटा वैसे ही दे रखा है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से बता सकता हूँ। अब ये क्वेश्चन से ही हमें पता चलता है कि कैसे हमें एक्स्ट्रा डेटा देके कंफ्यूज किया जाता है। ये हो गया 15, ये हो गया 20, ठीक है, 5 4 जा 5 3 जा, तो कितना हो गया 4:3, सॉल्व हो गया। यानी कि ए और डी में बच्चों का रेशो कितना आ गया, 4:3 आ गया। दैट्स इट, दैट्स इट, हो गया सॉल्व। आगे चले, देखिए ये क्वेश्चन जो है प्योर मिक्सचर्स का है। वाटर और अल्कोहल का जो रेशो है दो अलग कंटेनर्स में 2:3 है, 4:5 है। यानी कि वाटर और अल्कोहल का रेशो कितना है, 2:3 है, वाटर और अल्कोहल का रेशो कितना है, 4:5 है, ठीक है। अब इसको ऐसे मिक्स किया गया है कि जो फाइनल कंटेनर में मिक्सचर आया वो किस रेशो में आया, वो अल्कोहल एंड वाटर है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो मिक्सचर आया है उसको भी वाटर और अल्कोहल की फॉर्म में अगर लिखें तो 5:7। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में एलिगेशन कैसे लगता है ये बड़ा जरूरी है समझना। जब आपको अलग अलग कंटेनर्स में अलग अलग रेशो दे रखे हो और फिर आपको एक फाइनल रेशो बताना हो दोनों कंटेनर्स का, मेरे को ये जानना है यहां से और यहां से कितना उठाया है, यहां से और यहां से कितना उठाया है, किस रेशो में यहां से उठाई हैं चीजें। तो भाई देखो, हर 5 में से 2 हिस्से पानी के होंगे और 3 हिस्से अल्कोहल के होंगे, ठीक है। हर 9 में से 4 हिस्से पानी के होंगे और 5 हिस्से अल्कोहल के होंगे। हर 12 में से 5 हिस्से पानी के होंगे और 7 हिस्से अल्कोहल के होंगे, राइट। अब ये आपका मन है कि आप एलिगेशन के लिए या तो पानी 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 सिलेक्ट कर लीजिए या अल्कोहल 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 सिलेक्ट कर लीजिए। अब मैं क्या करता हूं, मैं पानी 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 ले लेता हूं, ठीक है। मैं 2/5, 4/9, 5/12 मैंने तीनों का वाटर ले लिया और एलिगेशन लगा दिया। अब आप सोचोगे कि सर आपने सिर्फ वाटर लिया तीनों का और एलिगेशन लगा दिया है, उससे आपको कैसे पता चल रहा है कि दोनों कंटेनर से कितना उठाया गया। मुझे पता चल रहा है, कैसे पता चल रहा है, मेरे डिनोमिनेटर से। मैं यहाँ पे 2 हिस्से पानी के ले तो रहा हूँ लेकिन टोटल तो 5 हिस्से है ना यहाँ के, इस कंटेनर के, इस कंटेनर के टोटल 9 है, उसके 12 है। तो अब यानी कि मेरे को बस ये देखना है 2/5 और 4/9 में से छोटा कौन सा है, 2/5 और 4/9 में से छोटा कौन सा है। तो इसको अगर मैं देखूं तो 45 अगर एलसीएम बनाता हूं तो ये हो जाएगा 18/45, ये हो जाएगा 20/45, ठीक है। तो 18/45 जो है छोटा है, 18/45 जो है वो छोटा है, ठीक है। तो यानी कि 2/5 छोटा है, यानी कि लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा 2/5, राइट साइड पे कितना आया 4/9, बीच में कितना आया 5/12, 5/12। अब इसको माइनस करके जो रेशो आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। अब 5/12 माइनस 2/5 कितना होता है, 5/12 माइनस 2/5, एलसीएम कितना आएगा 60, 25 माइनस 24, 1/60, तो ये कितना आ गया 1/60। इसको माइनस करें 4/9 में से 5/12 को, एलसीएम कितना आएगा 36, 9 4 जा 16, 12 3 जा 15, 1/36, तो यानी कि 1/36 आ गया। ये कंटेनर 1 था, ये कंटेनर 2 था। अब इसका रेशो लो, 1/36 रेशो 1/60,
ठीक है, यानी कि कितना हो गया 60:36, 12 5 जा 12 3 जा यानी कि 5:3, यानी कि हर 8 में से 5 हिस्से यहां से उठाए होंगे और हर 8 में से 3 हिस्से यहां से उठाए गए होंगे। तो यानी कि रेशियो क्या आ गया 5/3, यानी कि 5:3। 5 हिस्से इस कंटेनर से लिए, 2 हिस्से यहां से लिए। अब लेट से अगर आपको यहां पे क्वांटिटी दे देते हैं, लेट टोटल क्वांटिटी जो फाइनल मिक्सचर आया था वो है 24 लीटर, तो अब आप यहां से निकाल सकते हैं फाइनल क्वांटिटी अगर आपको दे दी जाती सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए, तो 5/8 इंटू 24 यानी कि 15 लीटर कंटेनर 1 से, और ये कितना हो जाता 3/8 इंटू 24 9 लीटर कंटेनर 2 से। इस टाइप से, इस टाइप से। अगला देखें, the average weight of boys is 30 kilo, average weight of girls is what? If the average weight of the whole class is what could be the minimum possible strength of boys and girls? What could be the minimum? इस टाइप का क्वेश्चन याद करिए, रेशियो में भी हमने किया है। What could be the minimum? मिनिमम क्या हो गए बॉयज और गर्ल्स? What could be the minimum number of boys and girls? सिंपल है, लड़कियां 20, लड़के 30, एवरेज कितना है 23.5, ये कितना आ गया 3.5 और ये कितना आ जाएगा 6.5, यानी कि 6.5 रेशो 3.5 यानी कि 65 रेशो 35 यानी कि 7 रेशो 13 रेशो 7 आ गया, 13 रेशो 7 आ गया। अब मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कुड बी, अब वो बॉयज और गर्ल्स मिनिमम भी होंगे तो इंटीजर ही तो होंगे ना, डेसिमल में तो लड़के लड़कियां होंगे नहीं। तो यानी कि हर 20 में से 13 तो लड़कियां हैं, हर 20 में से 7 तो लड़के हैं, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स जो हो सकते हैं वो 20 ही हो सकते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कितने होंगे 20 ही हो सकते हैं, क्योंकि अगर 20 बच्चे टोटल लेते हैं हम तो इंटू 20 करते हैं तो 7 तो लड़के आ गए, ये बॉयज हैं, और अगर इंटू 20 करते हैं तो 13 तो लड़कियां आ गई, ये गर्ल्स हैं। तो मिनिमम जो आया 7 + 13 20 ही तो आया, मिनिमम 20 तो हो सकता है। 20 से नीचे जाओगे अगर यहाँ पे तो डेसिमल में आएगा, 20 से ज़्यादा जाओगे तो फिर तो कोई लिमिट ही नहीं है मैक्सिमम की, मैक्सिमम तो इनफाइनाइट हो सकता है, फिर तो कुछ भी हो सकता है। आगे देखें, हा, एक लाइन का सवाल, एक लाइन का सवाल, लेकिन क्या ये एलिगेशन से हो सकता है? बिल्कुल। क्या ये हमें एलिगेशन से करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ये मिक्सचर्स का सवाल है, प्रॉफिट लॉस का सवाल है, बट क्या ये एलिगेशन से हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या ये हमें एलिगेशन से करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि उससे ज्यादा बेटर तरीका मैं आप बताने वाला हूं, ठीक है। आप एक चीज सोच के देखिए, आपने लेट से कोई चीज खरीदी मान लो 100 रुपए की, और आपने वो चीज 100 रुपए में ही बेच दी। आपने कोई चीज खरीदी 100 रुपए की और वही चीज आपने 100 रुपए में बेच दी। तो अगर एक नॉर्मल इंसान से पूछें और कहें कि क्या उसको कोई प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो कहेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा, आपने 100 में खरीदी 100 में बेच दी। लेकिन अगर हम थोड़ा ध्यान से सोचें और मैं कहूं कि नहीं मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मैं 100 की चीज लाया 100 में ही बेची है, फिर भी मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्वांटिटी में हेरा फेरी करी है मैंने, क्वांटिटी के साथ मैनिपुलेशन किया है। मैं अगर 100 रुपए में 10 पेन लाया और 100 रुपए में ही पेन बेच रहा हूं, स्टिल प्रॉफिट कमा रहा हूं, इसका मतलब है कि मैंने 10 पेन नहीं दिए उसे, मैंने शायद 8 पेन दिए हैं, 9 पेन दिए हैं, 7 पेन दिए हैं, लेकिन 10 पेन नहीं दिए। तो यानी कि अगर आपका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के इक्वल होता है, ठीक है, स्टिल यू गेट प्रॉफिट और लॉस, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्वांटिटी इज कॉम्प्रोमाइज्ड, क्वांटिटी ओके, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया है, क्वांटिटी इज कॉम्प्रोमाइज्ड।
क्वांटिटी इज कॉम्प्रोमाइज्ड। अगर आप 100 रुपए की चीज लाके 100 रुपए में ही बेच रहे हैं और लॉस कर रहे हैं, यानी कि आप जितना लाए थे उससे ज्यादा दे रहे हैं। अगर आप 100 रुपए की चीज लाके 100 में ही बेच रहे हैं और प्रॉफिट कमा रहे हैं, यानी कि जितना लाए थे उससे कम दे रहे हैं। सिंपल फंडा, ठीक है। सेम अगर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस है और स्टिल आप प्रॉफिट या लॉस कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी क्वांटिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। इस चीज को ध्यान से समझना है। अब ये मिक्सचर्स में कैसे काम आता है ये समझते हैं। देखिए, in what ratio water be mixed with milk to gain 20% by selling the mixture at cost price। यानी कि selling the mixture at cost price, यानी कि जितने में लाया उतने में ही दिया। और जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, जितने में लाया उतने में ही दिया, इसी पे एक फॉर्मूला बना देते हैं। क्या दिक्कत है भाई? अगर आप क्वांटिटी ला ज्यादा रहे हो और दे कम रहे हो, इसका मतलब है कि आप प्रॉफिट कमा रहे हो। क्वांटिटी ला मान लो कम रहे हो और दे ज्यादा रहे हो, यानी कि आप लॉस कमा रहे हो। तो भाई सीधी सी बात है, अगर आपको प्रॉफिट ही करना है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी अगर आपका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस सेम है। ये एक फॉर्मूला देने जा रहा हूं, बहुत देसी फॉर्मूला है, बहुत जगह हेल्प करेगा अलग अलग एग्जाम्स में। ये एक फॉर्मूला याद रखिएगा हमेशा, बहुत देसी फॉर्मूला, हिंदी में लिखूंगा, हिंदी वाले वर्ड्स होंगे। प्रॉफिट अगर आपको कमाना है जबकि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस सेम है, तो प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगी लिया माइनस दिया अपॉन दिया इनटू 100। और अगर आपको लॉस परसेंट कमाना है तो दिया ज्यादा लाए थे कम, लिया डिवाइडेड बाय दिया इनटू 100। सिंपल फंडा, कोई इफ एंड बट नहीं, आराम से हो जाएगा। अब देखो 20% प्रॉफिट कमाना है आपको, 20% कमाना है, प्रॉफिट हो रहा है यानी कि ये फॉर्मूला लग जाएगा। प्रॉफिट अगर आपको हो रहा है यानी कि ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब इस फॉर्मूला को लगाओगे कैसे? मान लो 1 लीटर ला, देखो परसेंटेज पे तो फर्क पड़ेगा नहीं। आप 1 लीटर दूध में पानी मिलाओ या 100 लीटर दूध में पानी मिलाओ, मैं तो पिछली क्लास से बार बार यही कह रहा हूं, आप 1 लीटर में मिलाओ, 100 में मिलाओ, 1000 लीटर में मिलाओ, परसेंटेज तो फिक्स रहती है। तो मान लो आप 1 लीटर दूध लाए, उसमें से आपने दिया कितना कस्टमर को ये नहीं पता, डिवाइडेड बाय दिया इनटू 100 इक्वल्स टू 20% का प्रॉफिट हो गया। आपको परसेंट का साइन हटा दिया ना, क्योंकि ऑलरेडी इनटू 100 हो रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने लाए 1 लीटर दूध थे, उसमें से दिया कितना है मुझे नहीं पता। अच्छा एक चीज और बता दूं, जब आप पैसों में प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, तो नीचे हमेशा आपका कॉस्ट प्राइस आता है। पैसों में जब आप निकालते हैं तो नीचे कॉस्ट प्राइस आता है, लेकिन जब आप क्वांटिटी में प्रॉफिट लॉस निकालेंगे तो डिनोमिनेटर में आपकी देने वाली क्वांटिटी आएगी कि आपने दिया कितना। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5, ठीक है, 5 माइनस 5d इक्वल्स टू डी, यानी कि 5 इक्वल्स टू 6d, यानी कि d कितना आ गया 5/6। हो गया सॉल्व, हो गया, एक लाइन में हो गया। अब भाई ये देखो कि आप लाए थे 1, दे आप रहे हो 5/6, यानी कि आप लाए थे, आपका लिया जो था वो था 1, यानी कि 6/6। आपने दिया कितना है मिल्क उसको कस्टमर को 5/6, लेकिन क्वांटिटी तो उतनी ही है, उसमें दूध 5/6 था, यानी कि आपने 1/6 उसमें पानी ऐड कर दिया है, 1/6 आपने वाटर ऐड कर दिया, वाटर एडेड। तो यानी कि दूध और पानी का रेशियो अब क्या हो जाएगा? क्या पूछा है? व्हाट रेशियो वाटर बी मिक्स विद मिल्क। तो दूध और पानी का रेशियो क्या हो जाएगा? ये पानी और दूध का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:5। ये मेरा आंसर आ गया। हर 6 में से 5 हिस्से दूध के दिए हैं, हर 6 में से 1 हिस्सा पानी का दिया है, खत्म, खल्लास। एलिगेशन से करते तो एक प्रॉब्लम ये आती कि पहले आपको कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ता 20% के गेन पे, यानी कि अगर आप सेलिंग प्राइस 1 रुपया मानते हैं तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस 1 से कम आती, क्योंकि आप मिलावटी दूध दे रहे हैं। आप 1 रुपये में प्योर 1 लीटर दूध लाए थे, लेकिन आप 1 लीटर जो कस्टमर को दे रहे हैं वो प्योर नहीं है, यानी कि उस दूध का एक्चुअल कॉस्ट प्राइस तो 1 रुपये से कम है ना। आप कस्टमर से बस दिखावे के लिए 1 रुपया वापस ले रहे हैं, तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ती उसकी, और प्लस उसके अलावा क्या होता कि आपको जो पानी ऐड करते हो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मानना पड़ता, फ्री, 0।
तो एलिगेशन अगर आप लगाते तो फिर उसका एक अलग प्रोसेस होता, तो इसको एक बार एलिगेशन से लगा के देखिएगा। एलिगेशन में आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकालिएगा, 1 रुपया अगर सेलिंग प्राइस है मिल्क का, तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या आएगा मिलावटी मिल्क का, पानी 0 रुपए, एवरेज 1 रुपया आ जाएगा, ठीक है। तो एवरेज सॉरी वो वाला आएगा जो आप एक्चुअली में दे रहे हैं, और एक्चुअल कॉस्ट प्राइस 1 रुपया दूध का, पानी का 0 रुपए, यानी कि 0, 1, और एवरेज कॉस्ट प्राइस आ जाएगा उस मिक्सचर का, ठीक है। और फिर आपका रेशियो डायरेक्ट आ जाएगा। तो एलिगेशन से एक बार आप ट्राई कीजिएगा। ये फॉर्मूला मेरे को बताना था आप लोगों को, क्योंकि ये फॉर्मूला भी काफी हेल्प करता है, तो फिर ये इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को इससे करवाया। एक और इस टाइप का देखें, क्या पता आगे हो। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। A dishonest milkman professes to sell his milk at cost price, but he mixes it with water and thereby gains 25%. The percentage of water in the mixture. ये मिक्सचर्स के ही सवाल है, बट प्रॉफिट एंड लॉस का हल्का सा टच है उसमें। तो पानी कितना परसेंट उसने मिलाया, पानी कितना परसेंट मिलाया उसने, अगर उसको 25% प्रॉफिट कमाना है दूध और पानी के मिक्सचर में, यानी कि प्रॉफिट कमा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, लिया माइनस दिया अपॉन दिया इंटू 100, प्रॉफिट है 25%, लाया था 1 लीटर, उसमें से दिया कितना है वी डोंट नो, इंटू 100, 25 4 जा, तो ये कितना हो जाएगा, d इक्वल्स टू 4 माइनस 4d, तो ये कितना आ जाएगा 5d इक्वल्स टू 4, d क्या आ जाएगा 4/5, यानी कि वो लाया था 1 लीटर दूध लाया था, उसका 4/5 हिस्सा ही दूध उसने कस्टमर को दिया है, बाकी उसने पानी दिया है। इसका मतलब क्या है, जो मिल्क था, ओरिजिनल मिल्क था ओरिजिनल मिल्क था वो किसके बराबर था, 5/5 के। जो गिवन मिल्क है कस्टमर को जो दिया वो 4/5 दिया, यानी कि वाटर जो ऐड किया है, वाटर एडेड, वो कितना हुआ है 1/5। अब 1/5 परसेंटेज की फॉर्म्स में कितना हो जाता है 20%, यानी कि 20% पानी उसने ऐड किया, 20% पानी उसने ऐड किया है, 20% पानी ऐड किया है उसने, ठीक है, 20% पानी ऐड किया है। आगे देखें, ये एक सवाल है, ये क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है। ये मैं नहीं बताऊंगा ये बिल्कुल कैसा सवाल है, ये भी मैं बता देता हूं। ये अभी हमने क्वेश्चन किया है, कहाँ पे किया है, जस्ट अ सेकेंड, कहाँ पे गया, ये वाला सवाल जो था अपना स्लाइड नंबर 22 वाला, ठीक है, सेम एज स्लाइड 22, सेम एज स्लाइड 22। बस फर्क क्या है कि यहाँ पे मिल्क और वाटर के रेशो दे रखे हैं, और जो फाइनल मिक्सचर आया वो 69.3/13% का है, 69.3/13%, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 900/13%, यानी कि ये कितना हो जाएगा फ्रैक्शन में 9/13, तो मिल्क हो गया, ठीक है, मिल्क हो गया, यानी कि 4/13 वाटर हो गया ऑटोमेटिकली, यानी कि मिल्क और वाटर का रेशो मिक्सचर में क्या आ गया, मिल्क रेशो वाटर कितना आ गया 9:4। तो ये आपको एक बार चैट में कमेंट्स में इसका मेरे को आंसर बताना है, मैं चेक करूंगा, जिसका भी आंसर आएगा उसको मैं लाइक करूंगा। तो इस तरीके से आपका होमवर्क भी हो जाएगा कि कुछ क्वेश्चन आप खुद से भी ट्राई कर पाएंगे। तो 9:4 मिल्क और वाटर का मिक्सचर का रेशो आ गया, ये कहाँ से आया, यहाँ से आया, क्योंकि कंसंट्रेशन 900/13% की थी ना, यानी कि 9/13 मिल्क होगा, तो बचा हुआ पानी होगा, तो 9:4 मिक्सचर का आ गया, और 2 कंटेनर्स का वो दिया ही हुआ है, एलिगेशन लगाइए, आंसर निकालिए। तो आंसर आप लोग मुझे बताएंगे क्या होगा, ठीक है। आगे देखें, 450 liters of mixture of a milk and water contains the milk and water in the ratio 9:1, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी गिवन है, यानी कि हर 10 में से 9 लीटर तो जो होगा वो मिल्क होगा, और हर 10 में से 1 लीटर जो होगा वो पानी होगा, ठीक है। टोटल कितना है 450 इंटू 450, यानी कि कितना आ गया 45, और ये कितना आ गया 405। 405 लीटर मिल्क है, 45 लीटर पानी है। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू गेट अ न्यू मिक्सचर कंटेनिंग द मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 3:1, यानी कि पानी में और कितना पानी मिलाऊं कि नया रेशो 3:1 की फॉर्म में आ जाए। 9:1 ओरिजिनल था, 3:1 करना है,
यानी कि मिल्क की कंसंट्रेशन घटा के पानी की बढ़ानी है। तो ये देखिए 405 मिल्क है, 45 पानी है, इसको ऐसे लिखें तो वापस 9:1 आ गया। इसमें पानी कितना ऐड करूं, पानी वाले ही सेक्शन में पानी कितना ऐड करूं, ये पानी वाला सेक्शन हो गया ना, ये आपका मिल्क है, ये वाटर है, तो नया रेशो किसके बराबर आ जाए, 3:1 के बराबर आ जाए। तो 405 इक्वल्स टू 3x प्लस 45 3 कितना हो जाएगा 135, इसको माइनस करवा दें तो 3x कितना हो जाएगा 405 माइनस 135, ये तो 0 हो गया। 40 माइनस 13 कितना हो जाएगा 270, 3x, x की वैल्यू कितनी आ गई 90, x की वैल्यू कितनी आ गई 90, यानी कि 90 लीटर वाटर अगर मैं और ऐड करता हूं, 90 लीटर वाटर अगर मैं और ऐड करता हूं तो फिर मेरा जो नया रेशो है वो 3:1 आ जाएगा। इस 450 लीटर में 90 लीटर पानी और मिला दूं तो नया जो मेरा रेशो आएगा वो 3:1 आ जाएगा। ठीक है। A container contains 40 liters of milk. From this container 4 liters of milk was taken out and replaced by water. This process was repeated further 2 times. यानी कि टोटल 3 बार हुआ है। ठीक है, टोटल ऑपरेशन 3 बार हुआ है, टोटल ऑपरेशन जो हुआ है 3 बार हुआ है, 3 टाइम्स, टोटल ऑपरेशन 3 बार हुआ है। ओके, तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए जब भी आप कोई चीज़ ओरिजिनल क्वांटिटी की निकाल के कोई नई क्वांटिटी अगर आप ऐड करते हैं, ठीक है, जब भी आप कोई नई क्वांटिटी ऐड करते हैं तो उसमें क्या होता है वो समझिए। जब भी आप कोई नई क्वांटिटी ऐड करते हैं ओरिजिनल निकाल के, तो इसका एक फॉर्मूला होता है x इंटू 1 माइनस वाई बाय एक्स की पावर n इक्वल्स टू रिमेनिंग प्योर क्वांटिटी। जो प्योरिटी वाला बचता है ना वो रिमेनिंग में यहां आ जाता है। ठीक है, रिमेनिंग प्योर क्वांटिटी। तो यहां पे n क्या होता है, यहां पे n क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स। ये कुछ फॉर्मूलाज भी हमें पता होने चाहिए। ठीक है, y क्या होता है, क्वांटिटी टेकन आउट, y क्या होगा, क्वांटिटी टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड, और x क्या होगा, x होगा टोटल क्वांटिटी, x क्या होगा, टोटल क्वांटिटी। ठीक है, अब 40 लीटर टोटल था तो x की वैल्यू क्या आ गई 40 इंटू 1 माइनस 4 लीटर निकाल के रिप्लेस हो रहा है हर बार, यानी कि 4/40। कितनी बार हो रहा है, 3 बार। और वैसे भी अगर आप वैसे भी इसको समझना चाहें तो सिंपल है, 40 लीटर का मिक्सचर था, सॉरी 40 लीटर का प्योर मिल्क था, उसमें से 4 लीटर निकाल दिया, कितना बच गया 36 लीटर। 4 लीटर पानी वापस डाल दिया उसमें, यानी कि टोटल क्वांटिटी तो 40 लीटर होगी, लेकिन अब दूध और पानी का रेशो क्या आ गया 36:4, यानी कि 9:1। उसमें से फिर 36 लीटर दूध में से और 4 लीटर पानी में से फिर मैंने वो निकाला 4 लीटर का। अब 4 लीटर का मिक्सचर निकलेगा दूध और पानी का, तो जब मिक्सचर निकलेगा तो उसमें से 9:1 के प्रपोर्शन में दूध निकलेगा और 9:1 के प्रपोर्शन में पानी निकलेगा 4 लीटर में से, और फिर पानी डाल दिया 4 लीटर, तो फिर एक नया रेशो आया। तो उसी को बार बार करने के लिए कंसोलिडेटेड फॉर्मूला आ जाता है कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट के जैसा ही आपको लग रहा होगा, ये फॉर्मूला लगभग कंपाउंड इंटरेस्ट के जैसा ही लग रहा होगा ये फॉर्मूला। ठीक है, तो बस ये क्या है कि दिखने में थोड़ा सा अलग है, लेकिन पावर देख के याद करिए कंपाउंड इंटरेस्ट भी ऐसा ही होता है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 40 इंटू 1/10, 10 माइनस 1 9, यानी कि 9/10 का होल क्यूब, यानी कि कितना हो जाएगा 40 इंटू 729/1000। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। तो अब इसको मतलब सॉल्व करें 729 इंटू 4, 729 इंटू 4 कितना होगा हमारा 729 2916, हाँ 29.16 लीटर आएगा, 29.16 लीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी 3 ऑपरेशंस के बाद फाइनल क्वांटिटी बचेगी 29.16 लीटर की। इस पे और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखिए 8 liters are drawn from a cask full of wine and then it is filled with water. This operation is performed 3 more times. यानी कि टोटल कितनी बार हो रहा है ये, टोटल कितनी बार हो रहा है 4 टाइम्स। ठीक है, the ratio of quantity of wine now left in the cask to that of water is 16:65,
यानी कि अगर मैं वाइन की बात करूं तो वाइन कितना हो जाएगा 16/81 ऑफ टोटल मिक्सचर, या टोटल मिक्सचर एक्स ले लो, लेट टोटल मिक्सचर बी एक्स, लेट टोटल क्वांटिटी बी एक्स। ठीक है, क्योंकि मुझे यही बताना हाउ मच वाइन डिड द कास्क होल्ड ओरिजिनली, स्टार्टिंग में कितनी वाइन थी, यानी कि एक्स की वैल्यू बतानी है। तो टोटल क्वांटिटी अगर एक्स ले लेता हूं तो हर 81 में से 16 लीटर वाइन होगा, यानी कि इंटू एक्स, और पानी कितना होगा, पानी होगा 65/81 इंटू एक्स। ठीक है, 4 बार ये ऑपरेशन हुआ, यानी कि 16/81x, क्योंकि वाइन का ही पूछा है तो यहां पे ये आ गया, इक्वल्स टू एक्स टोटल क्वांटिटी 1 माइनस 8 लीटर निकाल कर रिप्लेस कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय एक्स पावर 4। अब यहां से x कैंसिल हो गया। अब फोर्थ रूट अगर मैं लेता हूं तो 2/3 आ गया, यानी कि 1 माइनस 8/x। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/x इक्वल्स टू 1 माइनस 2/3, 2/3 इक्वल्स टू 1/3, यानी कि 8/x इक्वल्स टू 1/3, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 24 लीटर्स, यानी कि ओरिजिनली 24 लीटर वाइन थी उस कास्क के अंदर। ठीक है, सिंपल था ये, ज्यादा टफ तो नहीं चल रहा है अभी। ठीक है, सिंपल तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और हर वैरायटी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस प्री आरएमएल लेवल में पूछे जाने के चांसेस होते हैं, क्योंकि रेशो जैसे सवाल देखने को मिलते हैं, टाइम एंड वर्क रेशो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कुछ कुछ क्वेश्चन उसमें दिख जाते हैं। तो आगे देखें, अगर हम, ये भी कुछ वैसा ही लग रहा है, सेम है। फ्रॉम अ कंटेनर 6 लीटर मिल्क वॉज ड्रॉन आउट एंड वॉज रिप्लेस्ड बाय वाटर, अगेन 6 लीटर मिल्क मिक्सचर वॉज ड्रॉन आउट एंड वॉज रिप्लेस्ड बाय वाटर। The quantity of milk and water in the container after these two operations is 9:16. The quantity of mixture is, quantity of mixture कह लो या quantity of original milk कह लो, बात तो एक ही है। टोटल 2 बार ये हुआ है, टोटल 2 टाइम्स। ठीक है, लेट टोटल मिक्सचर या ओरिजिनल क्वांटिटी बी एक्स। ठीक है, तो मिल्क कितना होगा, मिल्क जो है हर 25 में से 9 लीटर मिल्क होगा ऑफ टोटल वैल्यू। पानी कितना होगा, हर 25 में से 16 होगा ऑफ टोटल एक्स। मिल्क का ही अगर सॉल्व कर लें, क्योंकि 9/625 एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू 1 माइनस 6/x का होल स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल, 3/5 आ गया, स्क्वायर रूट लेने पे 1 माइनस 6/x। ठीक है, तो 6/x किसके इक्वल हो गया, 2/5 के इक्वल हो गया। 2 से ये गया 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 लीटर्स आ गई। सिंपल था, मैंने कुछ ऑपरेशंस करे हैं बेसिक, तो वो मैंने फटाफट से कर दिए। अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन दिखने में कुछ सिंपल फंडों से क्लियर हो गया, सॉल्व हो गया, राइट। चलिए आगे देखें। There are 3 types of milk, Paras, Amul and Nestle. The ratio of fat to the non-fat content in the milk is 4:5, यानी कि पारस वाले दूध में, पारस के दूध में 4:5 है फैट टू नॉन फैट कंटेंट, यानी कि FNF। ठीक है, अमूल के दूध में कितना है ये रेशियो, 5:6 है, एंड नेस्ले के दूध में ये है 6:7। अब आगे कह रहे हैं इफ ऑल दीज 3 टाइप्स ऑफ मिल्क इज मिक्स्ड इन इक्वल क्वांटिटी, यानी कि मैंने तीनों में से इक्वल क्वांटिटी ही उठाई है, ये ध्यान रखना है हमें, तीनों में से हमने इक्वल क्वांटिटी उठाई है। तो अगर इक्वल क्वांटिटी उठाते हैं हम अगर, तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, हर 9 में से 4 हिस्से फैट के होंगे और हर 9 में से 5 हिस्से नॉन फैट के होंगे, हर 11 में से 5 हिस्से फैट के होंगे और 6 हिस्से नॉन फैट के होंगे, हर 13 में से 6 हिस्से फैट के होंगे और 7 हिस्से नॉन फैट के होंगे। मैं कुछ अगर ऐसी वैल्यू लेट कर लूं, मैं अगर कुछ ऐसी वैल्यू लेट कर लूं जिसका, क्योंकि तीनों जगह से मैं टोटल मतलब तीनों जगह से इक्वल क्वांटिटी उठा रहा हूं, या तो मैं एक्स ले लूं, एक काम तो ये हो सकता है कि मैं एक्स ले लूं, एक्स लीटर यहां से लिया, एक्स यहां से लिया, एक्स यहां से लिया, यानी कि 4/9x, 5/11x, 6/13x, 5/9x, 6/11x, 7/13x, ये कर सकता हूं मैं। तो फैट वाला कंटेंट एक तरफ ऊपर लिख दूंगा और नॉन फैट वाला एक तरफ नीचे लिख दूंगा, तो फैट और नॉन फैट का टोटल रेशो आ जाएगा। या फिर मैं एक काम करूं, जो मेरे डिनोमिनेटर 9, 11, 13 इसका एलसीएम ले लूं। अगर मैं एलसीएम लेता हूं 9, 11 और 13 का,
तो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि तीनों का प्रोडक्ट ही होगा ये। तो 99 इंटू 13 अगर मैं करता हूं, 9 3 27, 9 1 9, 117 और यही 117, यानी कि 1287। तो टोटल वैल्यू क्या आ गई 1287। तो मैं लेट कर लेता हूं कि ये क्वांटिटी इतने लीटर की मैंने उठाई है तीनों में से, तीनों में से इतना लीटर मैंने उठाया है तीनों में से। तो अगर मैं पारस की बात करूं, पारस वाले दूध की बात करूं, तो 4/9 इंटू 1287 एंड 5/9 इंटू 1287 अगर मैं करता हूं तो फैट और नॉन फैट आ जाएगा। अब 9 से जब ये गया तो 143 बचा, ये भी 143 बचा, ठीक है। और अगर मैं इसको निकालूं 5/11 इंटू 1287 यहाँ से निकाला एंड 6/11 इंटू 1287 यहाँ से निकाला। भाई टोटल क्वांटिटी 1287 में तीनों में से अलग अलग निकाल रहा हूं, बट उसमें से फैट वाला कंटेंट और नॉन फैट वाला कंटेंट तो अलग अलग रहेगा ना। तो ये कितना हो जाएगा 13 9 117, 117, ठीक है। और अगर मैं नेस्ले का देखूं 6/13 इंटू 1287 निकालता हूं तो ये कितना हो जाएगा 99 एंड ये आपका आ जाएगा 7/13 इंटू 1287, यानी कि ये कितना हो जाएगा 99, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें फैट वाले कंटेंट एक तरफ लिख लेने हैं और नॉन फैट वाले एक तरफ लिख लेने हैं। अगर मैं x लेता तब भी मेरा क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाता, लेकिन अल्टीमेटली आपको एलसीएम तो तब भी लेना ही पड़ता, क्योंकि वो फ्रैक्शन में आता ना। भाई फैट वाला कंटेंट देखो तो 4/9x प्लस 5/11x प्लस 6/13x, तो x से x अगर कैंसिल हो भी गया तो 4/9 प्लस 5/11 प्लस 6/13, एलसीएम तो तब भी लेना ही पड़ता। तो एलसीएम पहले ही लेके अगर मैं इसको एक इंटीजर वैल्यू में क्वांटिटीज निकाल लूं तो मेरा काम बन जाएगा। अब यहां पे फैट वाला फैट अपॉन नॉन फैट, ये मुझे जानना है, फैट अपॉन नॉन फैट। तो फैट अपॉन नॉन फैट का रेशियो अगर मुझे जानना है तो फैट कितना आ गया, ये हिस्सा फैट का है लेफ्ट वाला, तो 4 इंटू 143 प्लस 5 इंटू 117 प्लस 6 इंटू 99 अपॉन ये कितना आ जाएगा 5 इंटू 143 प्लस 6 इंटू 117 प्लस 7 इंटू 99। इसका रेशियो सॉल्व करके आप लोग मेरे को कमेंट में बताइएगा, ये आपका होमवर्क है। स्पून फीडिंग में मैं बिलीव नहीं करता हूं, तो ये आपका होमवर्क है। ये रेशियो आप कमेंट्स में बताएंगे मेरे को। जब इतने क्वेश्चंस करवा रहे हैं हम, तो कुछ क्वेश्चंस आप घर पे खुद से भी इसको सॉल्व करके ट्राई कर सकते हैं। जो ये रेशियो आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये रेशियो आपका होमवर्क है, इसको आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि भाई ये रेशियो सर कितना आया मेरा फैट और नॉन फैट का, ठीक है। और जिसका आंसर आएगा उसे मैं लाइक करूंगा, तो उससे पता चल जाएगा कि हाँ बिल्कुल करेक्ट है ये। तो फैट और नॉन फैट का आ जाएगा रेशियो, यहां से आप वो बता सकते हैं, ठीक है। और बाकी तो अप्रोच मेरे ख्याल से समझ में आई गई है। फैट और नॉन फैट ले लिया मैंने, पारस का, अमूल का, नेस्ले का, पारस का, अमूल का, नेस्ले का नॉन फैट। टोटल क्वांटिटी मैंने एक लेट कर ली, और ऐसी क्वांटिटी लेट करी जो 9 11 13 से डिवाइड होकर इंटीजर वैल्यू दे दे। तो इतने लीटर फैट होगा, इतने लीटर फैट, इतने लीटर फैट, इतने लीटर नॉन फैट, इतने लीटर नॉन फैट, इतने लीटर नॉन फैट। टोटल फैट अपॉन टोटल नॉन फैट आपके सामने है, और फिर आप इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और देखें। In a milk shop there are 3 varieties of milk: pure milk, cure milk, lure milk. The pure milk has 100% concentration, यानी कि बिल्कुल प्योर है ये। And the ratio of milk is to water in the cure is 2:5 and lure is 3:8. सोनाली purchased 14 liters of cure. तो पहले क्योर को सॉल्व करके देख लेते हैं आगे पढ़ने की जगह। सोनाली ने 14 लीटर क्योर मिल्क लिया है, और क्योर मिल्क का रेशियो क्या है 2:5 है मिल्क और वाटर का, यानी कि हर 7 में से 2 लीटर उसका मिल्क है जो कि है 4 लीटर, एंड हर 7 में से 5 लीटर पानी है जो कि है 10 लीटर, ठीक है। दूध और पानी आ गया, ये आ गया मिल्क, ये आ गया वाटर। अब इसके बाद अगर ल्योर मिल्क की बात करें, उसने ल्योर मिल्क भी खरीदा है, वहां लिखा ही हुआ 22 लीटर ल्योर मिल्क खरीदा है उसने। अब ल्योर मिल्क किस रेशियो में है, 3:8 की फॉर्म में है, यानी कि हर 11 में से 3 लीटर उसने ल्योर मिल्क का मिल्क खरीदा है, यानी कि ये कितना हो गया 22, इसका मतलब क्या हो गया 6 लीटर। और ये कितना हो गया 11/8 इंटू 22, यानी कि 16 लीटर पानी हो गया, 6 लीटर दूध हो गया ल्योर मिल्क के अंदर। क्योर के अंदर 4 लीटर दूध, 10 लीटर पानी हो गया।
इसको इसने मिक्स किया, यानी कि दूध एक तरफ और पानी एक तरफ कर दो, यानी कि टोटल मिल्क कितना हो गया, मिल्क अपॉन वाटर। अगर मिल्क अपॉन वाटर करूं मैं क्योर और ल्योर का, तो ये कितना हो गया है 4 + 6 10 अपॉन 10 + 16 26, यानी कि 10/26 आ गया नया रेशो क्योर और ल्योर का, मिल्क इज टू वाटर का। अब इसमें प्योर मिल्क कितना डालूं कि ये जो मिक्सचर है 50% कंसंट्रेशन का बन जाए। प्योर मिल्क कितना ऐड करूं, यानी कि प्योर मिल्क की कंसंट्रेशन तो 100%, यानी कि प्योर मिल्क अगर ऐड करता हूं तो मिल्क वाले सेक्शन में ही मिल्क ऐड होगा। तो यानी कि अगर प्योर मिल्क मुझे ऐड करना है, इसमें एक प्योर मिल्क ऐड करता हूं तो जो कंसंट्रेशन है वो 50% की हो जाए, यानी कि 1:1 आ जाए। 50% को कहीं 1:2 मत बोल देना। 50% कंसंट्रेशन मतलब होता है आधा पानी आधा दूध, यानी कि 1/2 पानी 1/2 दूध, यानी कि 1:1। तो 50% कंसंट्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो हाफ वाटर एंड हाफ मिल्क, और ये कितना हो जाता है 1/2 रेशो 1/2 इज 1:1। तो 1/1 आएगा वहां पे, कहीं 1/2 कर दो 50% को, ये ध्यान रखना है 50% को 1/2 मत कर देना। प्योर मिल्क मिल्क वाले सेक्शन में ऐड होगा, यानी कि 10 + p प्योर मिल्क अपॉन 26 = 1/1। तो ये कितना हो जाएगा 10 + p = 26। तो प्योर मिल्क कितना आ जाएगा 16 लीटर्स, यानी कि 16 लीटर अगर मैं प्योर मिल्क ऐड करता हूं तो मेरा जो कंसंट्रेशन है वो 50% का हो जाएगा। अगर मैं 16 लीटर प्योर मिल्क ऐड करता हूं तो मेरा जो कंसंट्रेशन है वो 50% का हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थके तो नहीं? इतनी देर से मैं पढ़ा रहा हूँ, थकना तो मेरे को चाहिए, लेकिन कहीं आप तो नहीं थक रहे हैं पढ़ पढ़ के? एक बार कमेंट में बताइएगा कि सर नहीं थके लेक्चर सुन के। ठीक है, एनर्जी पूरी रखनी है भाई। ये प्री आरएमओ 2014 का सवाल है। इसको देखते हैं। प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, जो रेशो, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस हम कर रहे हैं। आने वाले टाइम में अभी हम एक चैप्टर और उठाने वाले, क्लॉक करा था, क्लॉक के 3 क्वेश्चन आ रखे हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, रेशो के आए हुए हैं, प्रपोर्शन का भी एक सवाल किया है लास्ट क्लास में। तो अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, वन मॉर्निंग ईच मेंबर ऑफ मंजुल फैमिली ड्रैंक 8 ounces ऑफ मिक्सचर ऑफ कॉफी एंड मिल्क। द अमाउंट ऑफ कॉफी एंड मिल्क वेरिड फ्रॉम कप टू कप। मतलब जरूरी नहीं है कि सेम क्वांटिटी कॉफी और मिल्क की वो पिए, लेकिन वो कभी जीरो नहीं हुई। मतलब कुछ ना कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ कॉफी या मिनिमम अमाउंट ऑफ मिल्क तो उसमें रहेगा ही रहेगा, जीरो कभी नहीं होगा। मंजुल ड्रैंक 1/7 ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ मिल्क एंड 2/17 ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ कॉफी। ठीक है, मंजुल ने 1/7 पिया है टोटल अमाउंट ऑफ मिल्क और टोटल अमाउंट ऑफ कॉफी। तो अब इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग? अगर हम इसको देखें तो एक काम करते हैं, टोटल मेंबर अगर मैं n ले लूं, टोटल मिल्क x ले लूं, टोटल कॉफी y ले लूं, ऐसे लिख सकता हूं मैं? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? अब अगर मैं मंजुल की बात करूं, मंजुल ने इस टोटल मिल्क का 1/7 पार्ट लिया है, यानी कि x/7 मंजुल ने मिल्क लिया है, प्लस कॉफी का 2/17 पार्ट लिया, यानी कि 2y/17 उसने कॉफी ली है। ठीक है, 2y/17 उसने कॉफी ली है, 2y/17 उसने कॉफी ली है। देखिए हर मेंबर जो है 8 आउंस, यानी कि इसको 8 आउंस की जगह लेट से 8 लीटर भी मान लो अगर, तो 8 लीटर दूध और कॉफी का मिक्सचर पी रहा है अगर हर मेंबर मंजुल की फैमिली का, उसमें से मंजुल ने क्या किया है, अपने 8 लीटर में से 1/7 उसने मिल्क उठाया और 2/17 उसने कॉफी उठाई है, और ये किसके बराबर आ गया, 8 आउंस के बराबर आ गया। ठीक है, लेकिन अगर पूरी फैमिली की ही बात की जाए, अगर n मेंबर्स हैं, हर कोई 8 आउंस पी रहा है, यानी कि 8n टोटल क्वांटिटी वो पी रहे हैं, कह सकता हूं मैं ऐसा। अगर हर मेंबर 8 आउंस पी रहा है, किस प्रपोर्शन में है ये नहीं पता, लेकिन टोटल तो 8 आउंस पी रहा है, और अगर n मेंबर्स हैं तो 8n टोटल क्वांटिटी वो पी रहे हैं। तो मंजुल की बात हो गई। अगर मैं फैमिली की बात करूं, तो क्या मैं कह सकता हूं x + y = 8n, टोटल मिल्क प्लस टोटल कॉफी इक्वल्स टू टोटल क्वांटिटी 8n। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? फटाफट से बताइए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं?
अब इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं। 17x प्लस 7 2 14y इक्वल्स टू 8 इंटू 7 इंटू 17, और मुझे पता है x प्लस वाई क्या है, 8n के बराबर है। तो अगर यहां से मैं 14x प्लस 14y प्लस 3x ऐसे अगर लिख दूं 8 इंटू 7 इंटू 17, क्योंकि मेरे को बेसिकली n की वैल्यू जाननी है। क्यों जाननी है? क्योंकि हाउ मेनी पीपल आर देयर इन मंजुल्स फैमिली, मंजुल के परिवार में टोटल कितने लोग हैं, ये अगर मुझे जानना है तो मुझे क्या करना है, धीरे धीरे अपने वेरिएबल्स को डिलीट करना है, एलिमिनेट करना है x और y को, और मेरे को n की फॉर्म में कुछ एक्सप्रेशन चाहिए होगा, तभी मैं गेस कर सकता हूं कि उसके फैमिली में कितने लोग होंगे। तो अगर 14x प्लस 14y को क्या मैं ये लिख सकता हूँ, 8 and 14 को अगर कॉमन ले लें तो क्या आ गया, ये x प्लस वाई प्लस 3x इक्वल्स टू 8 इंटू 7 इंटू 17। अब ये कितना हो गया, 8n हो गया, यानी कि कितना हो गया 14 इंटू 8n प्लस 3x इक्वल्स टू 8 इंटू 7 इंटू 17। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? इसे देखिए एक बार, क्या ऐसे लिखा जा सकता है? अब इसके बाद आगे क्या कर सकते हैं, इसको एक बार नए पेज पे ले चलते हैं। 14 इंटू 8n, ठीक है, प्लस 3x इक्वल्स टू कितना है, 8 इंटू 7 इंटू 17, 8 इंटू 7 इंटू 17, ये कितना हो गया 112n प्लस 3x इक्वल्स टू 8 इंटू 7 इंटू 17। क्या ऐसे लिखा जा सकता है? क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? अगर मैं x की टर्म्स एक तरफ ले आऊं, अगर मैं x एक तरफ लेके आना चाहूं, क्योंकि मेरे को x हटा के n जानना है, अगर मैं x एक तरफ लेके आना चाहूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 8 इंटू 7 इंटू 17 माइनस 112n, और x हो गया 8 इंटू 7 इंटू 17 माइनस 112n बाय 3। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? इसे ध्यान से देखिए एक बार, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? एक बार तसल्ली से देखिए एक बार। अब यहां पे आपका एक काम करते हैं, 7 और 7 यहां से कॉमन है, तो 8 इंटू 17 माइनस यहां पे भी 7 कॉमन है, यानी कि 16 7 जा 112 होता है, 16 7 जा 112 होता है। तो यहाँ पे आप 16n बाय 3 इक्वल्स टू x बाय 7 लिख सकते हैं। अब मैंने x बाय 7 क्यों किया ये भी बताऊंगा। x बाय 7 ही क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मंजुल जो है x बाय 7 मिल्क ले रही है, 2y बाय 17 कॉफी ले रही है। अब या तो आप x की टर्म्स में इसको सॉल्व कर लो या y की टर्म्स में सॉल्व कर लो। मैंने x की टर्म्स में से सॉल्व किया क्योंकि x ज्यादा था, ठीक है। अगर मैं y एलिमिनेट कर, मतलब y की टर्म्स में भी करता तो मैं x को एलिमिनेट ना कर पाता पूरी तरह, मतलब ये y और n की फॉर्म में इक्वेशन शायद ना आ पाती, x तब भी रहता। तो फिर मैंने कहा कि यार फिर y से लड़ाई क्या करनी है, y या x से लड़ाई क्या करनी है, y को खत्म कर देते हैं, क्योंकि y कम है x ज्यादा है। तो मैं अगर y की टर्म्स में भी इस इक्वेशन को कन्वर्ट करता तो भी शायद मैं ना कर पाता, क्योंकि x तब भी साथ में रहता ढीठ बन के। तो मैंने क्या किया, y को एलिमिनेट करा। अब मुझे पता है कि मंजुल x बाय 7 मिल्क लेगी, और यहां पे ये भी पता है कि जो अमाउंट है कॉफी और मिल्क का वेरिड फ्रॉम कप टू कप बट नेवर जीरो, जीरो कभी नहीं होगा, जीरो कभी नहीं होगा। तो x बाय 7 पे अगर मैं इनइक्वालिटी लगा दूं, x बाय 7 पे अगर मैं इनइक्वालिटी लगा दूं, इसको और ऐसे लिख सकता हूं, 8 कॉमन ले लूं बाय 3 इंटू 17 माइनस ये कितना हो जाएगा 2n, ऐसे कह सकता हूं, जो ये इक्वल किसके आएगा आपका x बाय 7 के, ठीक है। अब मुझे ये भी पता है कि x बाय 7 जो है, जो मिल्क है मंजुल का, मंजुल्स या मिल्क ही कह लो, अगर क्या नाम यूज करना बार बार, अगर आप मिल्क की ही बात करो तो मिल्क 0 से तो हमेशा बड़ा होगा और 8 से छोटा होगा, 8 के बराबर भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मिल्क 8 आउंस हो गया तो कॉफी को 0 होना पड़ेगा, और क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि ना तो मिल्क ना तो कॉफी 0 हो सकते हैं। यानी कि जो उसने मिल्क लिया है, x बाय 7 अमाउंट जो मिल्क लिया है उसने अपने 8 आउंस में से, वो 0 से ज्यादा होगा, क्योंकि 0 भी नहीं हो सकता, और 8 से कम होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू भी नहीं लग सकता, और लेस देन इक्वल टू भी नहीं लग सकता। अब मैं यहां पे n पुट कर देता हूं, 8 बाय 3 इंटू 17 माइनस 2n इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 8। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? देखिए इसको ध्यान से, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ठीक है। अब अगर मैं दोनों तरफ 8 से डिवाइड करवा दूं, दोनों तरफ 8 से डिवाइड करवा दूं,
तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 0 से बड़ा 17 माइनस 2n बाय 3 लेस देन 1, ऐसे कह सकता हूं क्या मैं ऐसे कह सकता हूं? ठीक है, या n को सिंप्लीफाई कर ले डायरेक्ट, n को अगर डायरेक्ट सिंप्लीफाई करे तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं? पहले ये देखिए एक बार, अब 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराएं तो ये क्या हो गया 17 माइनस 2n, ये ऐसा कह सकता हूं। मैंने कुछ भी नहीं करा, इनइक्वालिटी बेसिक वाली सॉल्व कर रहा हूं भाई। ये चीज या तो 0 से बड़ी होगी या 8 से छोटी होगी, नंबर ऑफ पीपल, यहां से मैं एक आइडिया लगा सकता हूं। अब मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। दोनों तरफ अगर 8 से डिवाइड कराए तो देखिए इनइक्वालिटी में क्या होता है, जब आप दोनों तरफ किसी नंबर से डिवाइड कराते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, या दोनों तरफ किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। इनइक्वालिटी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सेम नंबर की करते हैं तो चेंज नहीं होती है। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 17 अगर दोनों तरफ ले जाऊं -17 लेस देन -2n, ये आपका इधर आ जाएगा 17 उधर आ जाएगा 3 माइनस 17, ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं? ठीक है, अब अगर इसको ऐसे लिखता हूं तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करवा दूं तीनों तरफ यानी कि मतलब 3 इक्वालिटीज है ना, 3 इनइक्वालिटीज हैं, तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई कराता हूं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, इनइक्वालिटी changes when multiply or divided by minus, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल देके समझाता हूं। देखिए 3 इज ग्रेटर देन 2 है, लेकिन -3 विल बी लेस देन -2 होगा। 10 इज ग्रेटर देन 4 है, लेकिन -10 विल बी लेस देन -4 होगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कराने पे क्या हुआ, इनइक्वालिटी चेंज हो गई। तो यहाँ पे मैंने अब माइनस से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो क्या मैं ये ऐसा कह सकता हूँ कि 17 से बड़ा होगा 2n और 14 से छोटा होगा, ऐसा कह सकता हूँ। ठीक है, यानी कि अब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन यहां पे इनइक्वालिटी चेंज कराने का सेंस बनेगा नहीं क्योंकि 3 इनइक्वालिटीज हैं। ओके, यहां पे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 3 है ना, ये आप डायरेक्टली लिख सकते हो ऐसे। तो 17 2n 14 इस तरीके से आप लिख सकते हो, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख सकते हो, इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे फर्क पड़ा तो है, मैंने उल्टा पहले लिख दिया था, अब ठीक लिखा है, इनइक्वालिटी चेंज तो होगी, वैसे तो ठीक लिखा है ये। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर 2 से दोनों तरफ डिवाइड कराता हूँ तो 8.5 n ग्रेटर देन 7 ऐसे होगा। इनइक्वालिटी से फर्क तो पड़ेगा भाई, इनइक्वालिटी पे फर्क तो पड़ेगा अगर माइनस का साइन आप मल्टीप्लाई करा देते हो, माइनस का साइन अगर आप मल्टीप्लाई करा देते हो तो इनइक्वालिटी पे फर्क तो पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ पीपल डेसिमल में हो नहीं सकते, 7 से ज्यादा 8.5 से कम है, यानी कि n यहाँ पे 8 होगा, यानी कि नंबर ऑफ पीपल जो होंगे वो 8 होंगे। ठीक है, थोड़ा सा मिक्सचर से रिलेटेड था, स्टार्टिंग पार्ट मिक्सचर का था। देखिए कभी भी एक सिंगल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नहीं आता है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स यूज होते ही है टफ एग्जाम्स में। तो मिक्सचर प्लस इनइक्वालिटी, तो यहाँ पे मिक्सचर और इनइक्वालिटी दो चीजें पैरेलली चल रही थी। मैं एक बार फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैंने क्या किया है यहाँ पे, कि मंजुल की दूध और कॉफी की क्वांटिटी ले ली जो कि 8 के बराबर होगा, अमाउंट की ही बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, रेशो की बात नहीं कर रहा। टोटल फैमिली जो है मिल्क और कॉफी मिला के 8n पिएगी, उसको सब्स्टिट्यूट करा इस तरीके से कि x और n की टर्म्स में मेरा आंसर आ जाए, क्योंकि y की टर्म्स में मैं ला नहीं सकता था, x तब भी रहता, तो यानी कि एक इक्वेशन में 3 वेरिएबल से तो बेटर है ना कि 2 ही वेरिएबल रहे। तो फिर मैंने इसको ऐसे सिंप्लीफाई किया और फिर मैंने आगे क्या किया है, सिंप्लीफाई करते करते मैंने ये देखा कि x की जगह अगर x/7 ले लूं, x/7 ले लो, राइट साइड अपनी ऐसे छोड़ दूं, तो उससे मेरे को क्या होगा x/7 लेने से, क्योंकि मुझे पता है कि मंजुल जो है x/7 दूध पिएगी और x/7 0 से ज्यादा ही रहेगा लेकिन 8 से कम रहेगा। तो यानी कि मेरी इनइक्वालिटी क्या है x/7 की, ये 0 से ज्यादा दूध रहेगा लेकिन 8 से कम रहेगा, 0 और 8 नहीं हो सकता। तो x/7 किसके बराबर था, इसके बराबर था, या कह लीजिए इसके बराबर था। ये मैंने पुट किया, दोनों तरफ 8 से डिवाइड कराया, इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ा। फिर दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करवाया, इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ा।
फिर मैं 17 को दोनों तरफ लेके गया, इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ा। फिर जब मैंने देखा कि माइनस के साइन आ रहे हैं और n नेगेटिव हो नहीं सकता, तो माइनस का साइन एलिमिनेट करने के लिए मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कराया, तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई, इनइक्वालिटी के साइन उल्टे हो गए। उल्टे होने के बाद मैंने फिर अपनी इस इनइक्वालिटी को 2 से डिवाइड करवा दिया, तो 7 से बड़े होंगे, 7 से ज्यादा होंगे नंबर ऑफ मेंबर्स, और 8.5 से कम होंगे, तो 7 से बड़ा और 8.5 से छोटा एक ही नेचुरल नंबर होता है, वो होता है 8। ठीक है, तो आज अपन लोग इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि कुछ नई चीजें आज सीखने को मिली होंगी, नए नए टाइप के क्वेश्चन सीखने को मिले होंगे। अब अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द और एक नए और बहुत बेहतरीन टॉपिक के साथ, जो आपको आगे लाइफ लॉन्ग बहुत हेल्प करने वाला है, अगर आप साइंस फील्ड में रहना चाहते हैं तो। ठीक है, नंबर थ्योरी का ही पार्ट है, बट कंप्यूटर साइंस में भी आता है वो। चलिए आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।